हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम आपका जो यूनिट 4 है उसका वन शॉट करेंगे। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू मतलब चाहे वो 7 मार्क्स के हों या शॉर्ट क्वेश्चंस हों, सब आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका सिलेबस है। इसमें नॉर्मली 4th यूनिट में आपका क्या है, सर्चिंग है, शॉर्टिंग है और फंक्शन है। ये 3 टॉपिक हैं और ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इनमें से हर बार रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सर्चिंग। ठीक है, तो आपके 3 तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। व्हाट इज सर्चिंग? सर्चिंग होती क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। ठीक है, इनमें थ्योरेटिकल डिफरेंस आ जाता है। कई बार लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। इम्प्लीमेंट का मतलब है वही प्रोग्राम लिखना है या बाइनरी सर्च का प्रोग्राम लिखना है। ये नॉर्मली ये सारे क्वेश्चंस आपके 7 मार्क्स के हैं। अगर कई बार आता है ना लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस और आपको दिख रहा है 7 मार्क्स में है, तो आप थ्योरेटिकल डिफरेंस जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, देखिए ये वाला, आप ये वाला जो थ्योरेटिकल डिफरेंस है इसको लिखने के बाद भी आप प्रोग्राम्स लिख दीजिएगा दोनों के, क्योंकि ऑफ कोर्स 7 मार्क्स थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होता है और ये तीनों 7 के, ये 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है लीनियर सर्च की और बाइनरी सर्च की। ये पिछली बार आया था कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एक बार आया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो मैंने आपके दोनों क्वेश्चन ही इसमें कवर करा दिया। तो यानी कि आपके जितने भी 7 या 2 के सब कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्चिंग होती क्या है? सर्चिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ गिवन सेट ऑफ एलिमेंट। यानी कि सर्चिंग क्या है, एक आपको सेट दे रखा है एलिमेंट्स का, उन एलिमेंट्स में से सर्च करना है कि जिस एलिमेंट को आप फाइंड आउट करना चाहते हो क्या उस सेट में वो प्रेजेंट है या नहीं। दो ही कंडीशन होगी, प्रेजेंट है तो पता लग जाएगा हाँ वो प्रेजेंट है, नहीं है तो नहीं है। द एलिमेंट में बी अ रिकॉर्ड, टेबल और फाइल। जब आप कंप्यूटर की सेंस में बात कर रहे हो तो कोई भी जो एलिमेंट है या तो कोई रिकॉर्ड होगा, कोई फाइल होगी, कोई टेबल होगा, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली 2 टेक्निक्स हैं सर्च करने की, एक तो है लीनियर सर्च और दूसरा है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च होता है, दूसरा नाम सिक्वेंशली, एक के बाद एक दूसरे के बाद सिक्वेंशली चेक करते जाना। दूसरा है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का दूसरा नाम होता है डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं पहले थ्योरेटिकल डिफरेंस की लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस क्या होता है। लीनियर सर्च ये एक क्या है, सिक्वेंशियल अप्रोच है। ठीक है, यानी कि सिक्वेंशियली चेक करते हैं लोग। पहले मैं आपको ना एक बार एक ओवरव्यू दे देती हूँ लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का। देखो आपके पास एक एरे है, ठीक है, ठीक है। ये पहली बात जरूरी नहीं है कि शॉर्टेड ऑर्डर में डेटा हो, अनशॉर्टेड भी हो सकता है। ठीक है, आपका ये डेटा है, शॉर्टेड भी हो सकता है, अनशॉर्टेड भी होता है। लीनियर सर्च में कोई कंडीशन नहीं है। एक आपने वेरिएबल लिया सर्च, सपोज वो 16 है, तो लीनियर सर्च में आप क्या करते हैं, सिक्वेंशियली चेक करते जाए, क्या ये इसके इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल है। हाँ भाई 16 के इक्वल है, एलिमेंट मिल गया, आप रुक गए। हो सकता है कि वो पूरे उसमें ना हो, तो आप लास्ट तक जाएंगे, लास्ट तक जाने के बाद आपको वो एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसको आप चाहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लीनियर सर्च का कंसेप्ट। ठीक है, अब दूसरा होता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में पहली कंडीशन यही है कि डेटा क्या होना चाहिए, शॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। सपोज मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 23,
तो मेरा यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले मैं मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करूंगी, हम आगे सीखेंगे कैसे करते हैं। तो सपोज मिडिल एलिमेंट ये है, क्या मिडिल एलिमेंट जिस एलिमेंट को मैं सर्च करी हूँ वही है, अगर है तो बात खत्म, नहीं तो मैं देखूंगी जिस एलिमेंट को मैं सपोज 22 के इक्वल था, काम खत्म हो गया, मिडिल एलिमेंट मिल गया। लेकिन हो सकता था कि मैं सर्च कर रही हूं 23, तो आप चेक करोगे अगर वो मिडिल एलिमेंट नहीं है तो 22 क्या छोटा है सर्च एलिमेंट से, हाँ जिस एलिमेंट को मैं फाइंड आउट कर रही हूँ वो छोटा है, यानी कि कंडीशन ट्रू। तो इससे क्या कंफर्म हो जाता है कि आपको जो सर्चिंग करनी है सिर्फ इतनी लिस्ट में करनी है, इधर की लिस्ट तो आपकी बेकार है, क्योंकि डेटा क्या है, शॉर्टेड है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, हम असेंडिंग ऑर्डर लेके चल रहे हैं। तो अगर वो इससे छोटा है तो ये कंफर्म है ना कि डेटा यहाँ सर्च करना है रेदर देन इधर। तो जब ये कंफर्म हो जाता है तो आपका जो बड़ी लिस्ट थी वो टूट गई, किसमें, इतनी पोर्शन में, इसलिए इसे बोला जाता है डिवाइड एंड कॉन्कर। फिर हमारी ये न्यू लिस्ट बन गई। अब इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा डेटा है या नहीं, फिर से मिडिल निकालेंगे, फिर वो जो मिडिल एलिमेंट है क्या वो मिडिल के इक्वल है, फिर क्या वो छोटा है बड़ा है, यानी कि एट द एंड आप अपनी बड़ी लिस्ट को डिवाइड करते रहते हैं मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करके, ठीक है। सो ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन सिक्वेंशियल अप्रोच, जबकि ये किस पे बेस्ड है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे। ये कब ज्यादा यूज होता है, ये कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिस टाइम पे से लिया जाता है, जब आपका डेटा सेट बहुत ज्यादा स्मॉल हो, ज्यादा बड़े डेटा सेट ना हो तो लीनियर सर्च प्रेफर की जाती है। लेकिन अगर आपका डेटा सेट बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, तो प्रेफर किया जाता है कि आप बाइनरी सर्च करें। आपका इसमें जो लीनियर सर्च करते हैं तो इसमें ये रिक्वेसाइट ये नहीं है, प्री रिक्वेसाइट की डेटा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो डिक्रीजिंग ऑर्डर, डेटा शॉर्टेड हो भी सकता है और नहीं, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो डेटा है वो शॉर्टेड ऑर्डर में होना ही चाहिए अगर बाइनरी सर्च आप परफॉर्म कर रहे हो। लीनियर सर्च क्या करता है, linear search start searching from the first element and compare each element with the search element till the element is not found, यानी कि वो पहली एलिमेंट से सर्च करता है और हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करता जाता है जब तक जो एलिमेंट उसे चाहिए वो नहीं मिल जाता। दोनों सिचुएशन है, हो सकता है वो मिल जाए और हो सकता है वो ना मिले, ठीक है। अब है it find the position of search element by finding the middle element of the array, यानी कि इसमें क्या करता है, ये मिडिल एलिमेंट को फाइंड आउट करता है। अगर वो पर्टिकुलर मिडिल एलिमेंट जो आपको फाइंड आउट कर रहे हैं वो है उसके इक्वल तो काम खत्म, नहीं तो आप चेक करते हो क्या मिडिल एलिमेंट जिस एलिमेंट को मैं फाइंड आउट कर रही हूँ वो बड़ा है उससे या छोटा है, छोटा है तो छोटे वाली लिस्ट में देखेंगे, नहीं तो बड़ी वाली में, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। अब आगे चलते हैं लीनियर सर्च का प्रोग्राम पे, ठीक है। सबसे पहले हैश इंक्लूड studio.h, आपने क्या करी, एक हेडर फाइल डिक्लेयर करी ताकि आप printf scanf फंक्शन को यूज कर सके, void main लिखा, उसके बाद आपने एक एरे डिक्लेयर करी है जिसका साइज कहां से जा रहा है 99 तक, ठीक है। आपने एक आई वेरिएबल लिया है, आपने लिया है फ्लैग, जिसको आपने इनिशियलाइज करा है 0 से ताकि गार्बेज वैल्यू हट जाए, और फ्लैग आपको मदद करेगा लीनियर सर्च को आसानी से परफॉर्म करने में, एलिमेंट को फाइंड आउट करने। एक एन लिया है, एन किस लिए लिया है, एन इसलिए लिया है आप कितने एलिमेंट यूजर से इनपुट कराना चाहते। एन एरे का साइज मैक्सिमम 100 तो आपने वो रख दिया कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, पर आप कितने एलिमेंट इनपुट कराओगे, 4 5 10 20, ठीक है। फिर उसके बाद एक आपने वेरिएबल लिया है आइटम, आइटम वो वेरिएबल है जिसमें आप चेक करते हैं कि कौन से आइटम को आप क्या करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले printf के अंदर एक मैसेज लिखा एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, ये मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। \n यानी कि आप नेक्स्ट लाइन पे इनपुट कराना चाहते हैं
स्कैन एफ फंक्शन लिया जो इनपुट के लिए यूज होता है। एन किस टाइप का है, इंट टाइप का है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लगेगा, परसेंटाइल डी। एड्रेस ऑफ एन, एन में इनपुट करा लिए कितने एलिमेंट आप यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं। लेट सपोज मैं 3 कराना चाहती हूँ, आप बहुत सारे ले सकते हैं पर मैं नॉर्मली 3 लेके चल रही हूँ, ठीक है। फिर एक मैसेज प्रिंट हुआ, एंटर द एलिमेंट इन एन एरे, यानी कि अब आपने इनपुट करा लिया कितने एलिमेंट कराने हैं, अब एरे में इनपुट कराने का ये कोड है, इनपुट एलिमेंट इन एरे, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है, 0, 0 छोटा है n से, n की वैल्यू कितनी है 3, कंडीशन ट्रू। तो a ऑफ 0 पे देखो ये एक एरे है, a ऑफ 0 क्या हुआ, ये इस पे कोई भी वैल्यू आपने इनपुट करा ली, लेट सपोज 7 कराई मैंने, ठीक है। इसके बाद आप कहां चले गए, i प्लस प्लस, है ना, i प्लस प्लस, i की वैल्यू 0 से क्या हो गई, एक सेकेंड, 1, 1 क्या छोटा है n से, 3 से, कंडीशन ट्रू। तो a ऑफ 1 पे आपने कोई और वैल्यू इनपुट करा दी, इसमें डेटा शॉर्ट हो अनशॉर्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर आपने i प्लस प्लस कराया, i की वैल्यू हो गई 2, 2 क्या छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही a ऑफ 2 पे कोई वैल्यू इनपुट हो गई, लेट सपोज मैंने करा ली 5, ठीक है। फिर i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, वो क्या हो गई 3, ठीक है। क्या 3 से छोटा होता है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, यानी कि इस वाले फोर लूप से ये जो है इससे आप बाहर निकल गए, ठीक है। फिर आपने वो आइटम एक मैसेज प्रिंट करा है, एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च, जिस एलिमेंट को आप सर्च करना चाहते हो वो आपको इनपुट कराना है। आइटम में वो एलिमेंट आप इनपुट कराओगे, आइटम किस टाइप का डिक्लेयर किया है, इन टाइप का, तो कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा, परसेंटाइल डी। और इनपुट किस फंक्शन से लेता है, स्कैन एफ से। तो आइटम में आपने एक वैल्यू इनपुट करा दी। देखो 2 केस हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि वो एलिमेंट इसमें ही प्रेजेंट हो, तो सपोज मैं केस 1 केस 2 दोनों लिख रही हूं, केस 1 केस 2। केस 1 में आइटम की वैल्यू आपकी है सपोज 1, ठीक है, और आइटम की केस 2 में आइटम की वैल्यू है सपोज 18, यानी कि जो इसमें प्रेजेंट ही नहीं। यहां तक समझ आए। अब सपोज पहला वाला केस लेके चल रहे हैं, आई की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी हमारी 0, 0 क्या छोटा है n की वैल्यू 3 से, कंडीशन ट्रू। आप इसके अंदर गए, आपने चेक करा कि आइटम में क्या पड़ा है, सपोज इस केस में आइटम में पड़ा है 1, क्या 1 इक्वल है a ऑफ i की वैल्यू कितनी है हमारी 0, a ऑफ 0 पे पड़ा है 7, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यानी कि आप इसके अंदर गए ही नहीं कभी, आप यहीं से वापस लौट आए, ये चीज आप वापस लौट आए कहां पे, i प्लस प्लस पे, यानी कि i की वैल्यू क्या हो गई 1, 1 क्या छोटा है n से, कंडीशन स्टिल ट्रू। फिर आप गए इफ के अंदर, आइटम में क्या रखा है इस केस में, यहाँ पे 1, अब 1 क्या इक्वल है a ऑफ i के, i की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही आपने जो फ्लैग की वैल्यू 0 थी उसे क्या कर दिया यहाँ पर 1, ठीक है। और क्या हो गया ब्रेक, ब्रेक का मतलब है इस फॉर लूप से आप बाहर निकल गए। देखो i की वैल्यू करंट क्या थी 1, आप एक बार और चल सकता था, लेकिन ब्रेक होते ही आप डायरेक्टली इस फॉर लूप से क्या हो गए बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही आपने चेक करा क्या फ्लैग जो है इक्वल टू 1 है। देखो यहां मत देखो, इस केस के हिसाब से फ्लैग की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो क्या फ्लैग इक्वल टू 1 है, हाँ 1, कंडीशन ट्रू।
तो आप क्या प्रिंट करा दोगे, सर्च इज सक्सेसफुल एंड लोकेशन इज पर i+1, आई की वैल्यू कहाँ छूटी थी 1 पे, 1+1 2, तो यानी कि 2 प्रिंट हो जाएगा। देखो लोकेशन क्या है 7 और 1, 2 ही तो लोकेशन है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब देखो ये वाला केस हो गया, आपका प्रोग्राम रुक गया। लेकिन अब दूसरा केस क्या हो सकता था कि वो आइटम क्या है 18, सेम है, आई की वैल्यू फिर से क्या करेंगे हम 0, देखो दोनों कंडीशन दिखा रही हूँ, आई की वैल्यू 0, 0 छोटा है n से, कंडीशन ट्रू। कभी आप सोचिए दोबारा से लूप चल रहा है, नहीं, ये दो केस बता रही हूँ, एक बार आइटम की वैल्यू हो सकती है जो इसके अंदर ही हो, और एक बार हो सकता है आइटम आपने एक ऐसी वैल्यू ली है जो उसके अंदर प्रेजेंट ही ना हो। आई की वैल्यू 0, 0 छोटा है n से, कंडीशन ट्रू, आइटम में क्या पड़ा है 18, यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू क्या थी इनिशियली 0 थी, आइटम में पड़ा है 18 और a ऑफ 0 पे पड़ा है 7, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, तो यानी कि आप इसके अंदर कभी गए ही नहीं। फिर से i प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है, 1 क्या छोटा है n से, n की वैल्यू कितनी है 3, कंडीशन ट्रू, आइटम में क्या पड़ा है, आइटम में आपका पड़ा है 18, 18 क्या इक्वल है a ऑफ 1 के, 1 के नहीं, कंडीशन फॉल्स, आई की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 क्या छोटा है n से, कंडीशन ट्रू, आइटम में क्या पड़ा है 18 और a ऑफ 2 पे क्या पड़ा है, a ऑफ 2 पे पड़ा है 5, क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं, फॉल्स, यानी कि आप इसके अंदर कभी गए ही नहीं, यानी कि i की वैल्यू फिर से इंक्रीज करी 3, क्या 3 3 से छोटा होता है, नहीं, आप इस फॉर लूप से बाहर, फ्लैग की वैल्यू इस केस में क्या है 0 और यहाँ क्या है 1, क्या 0 1 के इक्वल होता है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, यानी कि क्या प्रिंट हो जाएगा, सर्च इज अनसक्सेसफुल, यानी कि जो भी आप मैसेज प्रिंट करेंगे और यहाँ ये कर्ली ब्रेसेस लगा है ये बंद हो जाएगा। ये आपका लीनियर सर्च का प्रोग्राम है, ठीक है, ये याद रखना है। ये कोड क्या कर रहा है, कितने एलिमेंट आपको इनपुट कराने हैं एरे में, इनपुट कराने के लिए किस आइटम आपको सर्च करना है, ये कोड है सर्चिंग के लिए। whether element present और नॉट, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, उसको प्रिंट करा रहा है, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना करे। ठीक है, ये चीज आपको याद करने के लिए, आपको लिखनी नहीं है, ये आपको याद करना है कि भाई ये कोड कैसे है, ये कोड कैसे है, ठीक है। ये आपका हो गया लीनियर सर्च। अब हम आगे चलते हैं, हमारा देखो इसका ये इनपुट दे रखा है एज एन आउटपुट, मैंने आपको दिखा दिया 5 एलिमेंट दिए 4 6 7 8 9, क्योंकि शॉर्टेड अनशॉर्टेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 इनपुट क्या हाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगला आता है हमारा बाइनरी सर्च, ठीक है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लगाया, ठीक है, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया आई, एक एरे लिया जिसका साइज है 10, आप कितना भी ले सकते हो, मैंने तो रैंडमली ले लिया 0 1 2 9, ठीक है। ए आपने कौन कौन से एलिमेंट लिए, सर्च, सर्च एक वेरिएबल का नाम लिया है जिसमें क्या होगी, सर्चिंग परफॉर्म होगी, यानी कि जिस एलिमेंट को आप सर्च कर, इधर के लिख देती हूं मैं, जीरो 1 2, ठीक है, जिसमें आप एलिमेंट वो डालोगे जिसको आपको सर्च करना है, और 3 वेरिएबल लिए फर्स्ट लास्ट और मिडिल, फर्स्ट लास्ट ठीक है। अब एक n लिया है, यानी कि कितने एलिमेंट आप यूजर से इनपुट कराना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट,
कितने एलिमेंट आप यूजर से इनपुट कराना चाहते हो वो किस में स्टोर होंगे, एन में। एन किस टाइप का है, इंट टाइप का है, तो क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा, परसेंटाइल डी। सपोज मैं 4 एलिमेंट इनपुट कराना चाहती हूँ तो इनकी वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। फिर आपने एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर द एलिमेंट। फिर आपने ये कोड किस लिए है, ताकि आपका जो एलिमेंट है वो एरे में इनपुट हो जाए। आई की वैल्यू क्या हो गई, 0, 0 4 से बड़ा है, 0 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, तो ए ऑफ 0 पे आपने कोई भी वैल्यू रैंडम इनपुट कर दी। फिर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 1, 1 छोटा है n से यानी कि 4 से, कंडीशन ट्रू, तो ए ऑफ 1 पे स्कैनफ फंक्शन है तो ए ऑफ 1 पे आप कोई भी वैल्यू इनपुट करा दोगे, वो है 9, ठीक है। फिर इसके बाद आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 2, 2 छोटा है 4 से, कंडीशन ट्रू, तो ए ऑफ 2 पे कोई वैल्यू इनपुट हो गई, सपोज 21, ठीक है। अब फिर दोबारा से आई प्लस प्लस किया, यानी कि 3, क्या 3 छोटा है 4 से, कंडीशन ट्रू, तो ए ऑफ 3 पे आपने कोई भी वैल्यू इनपुट कर दी। फिर हो गया आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 4, क्या 4 से छोटा होता है, नहीं, इस फोर लूप से बाहर। फिर सर्च आपने एक मैसेज प्रिंट करा है, एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च, जिस एलिमेंट को आप सर्च करना चाहते हैं। फिर आपने सर्च में एक ऐसा वेरिएबल डाला जिसे आप सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज मैंने डाला 9, इसमें बहुत सारे केस हो सकते हैं, मैं सारे केस लेके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, पहले हम केस 1 पे चलते हैं। सर्च, देखो इसमें हमने सर्च यहाँ की जगह नीचे ले लेती हूँ सो दैट दिक्कत ना हो। इस केस में हमने जो सर्च लिया है वो लिया 9, ठीक है। फर्स्ट की वैल्यू क्या है आपकी, 0, लास्ट की वैल्यू क्या है, n-1, n की वैल्यू कितनी है 4, तो लास्ट की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर मिडल की वैल्यू निकलेगी फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो फर्स्ट में क्या है आपका मिडल, फर्स्ट में क्या पड़ा है 0, लास्ट में क्या पड़ा है 3 बाय 2, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.5। अब ये आपने किस टाइप का डिक्लेयर किया है, इंट टाइप का, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। अब ये लूप कब तक चलता रहेगा, देखो ये यहां से यहां तक है, ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक जो आपका फर्स्ट है वो छोटा है किससे, लास्ट से। अब फर्स्ट की वैल्यू क्या है आपकी 0 है ना, और लास्ट की वैल्यू कितनी है 3, क्या 0 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, आप इस वाइल के अंदर चले गए, ठीक है। अब आपने चेक करा, पहली कंडीशन क्या है आपकी, क्या ए ऑफ मिडल, ए मिडल की वैल्यू क्या है 1, क्या छोटा है सर्च से, ए ऑफ 1 पे क्या पड़ा है, ए ऑफ 1 पे पड़ा है 9, और मैं सर्च भी क्या करना चाहती हूँ 9, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो इसके अंदर का कुछ भी नहीं चलेगा। तो हमने दूसरी कंडीशन चेक करी, क्या ए ऑफ मिडिल पे जो पड़ा है वो सर्च के इक्वल है, ए ऑफ मिडिल मतलब ए ऑफ 1 पे, क्या वो सर्च के इक्वल है, ए ऑफ 1 पे क्या पड़ा है, ए ऑफ 1 पे पड़ा है 9, और सर्च मुझे क्या करना है 9, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही आप प्रिंट करा दोगे द नंबर, सर्च में क्या लिखा है 9, फाउंड एट पोजीशन मिडिल प्लस 1, मिडिल की वैल्यू कितनी है आपकी, मिडिल की वैल्यू है आपकी 1, 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है 1 और 2,
तो आपका प्रिंट हो गया पहला केस, यानी कि जिस एलिमेंट को आप फाइंड आउट कर रहे थे वो मिडिल में ही प्रेजेंट है। फर्स्ट क्या है, इसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट क्या है, इसको पॉइंट कर रहा है, मिडिल क्या है, यहाँ पॉइंट कर रहा है, यानी कि जिस एलिमेंट को आप फाइंड आउट कर रहे थे वो मिडिल में ही प्रेजेंट है। ये चीज समझ आ गई। अब दूसरा केस, लेट कि मैं जो सर्च कर रही थी वो 21 है ना। देखो जब मैं सर्च, दूसरा केस क्या है, जब मैं सर्च कर रही थी 21, तो यानी कि ये कोड तो बिल्कुल सेम है। फर्स्ट की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज करोगे आप 0 से, लास्ट वैल्यू क्या होगी, लास्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी दोबारा से 4 3 n-1 यानी कि 4 - 1 3, और आपका मिडिल क्या निकलेगा 0 + 3/2 यानी कि दोबारा से 1.5 आ गया। अब आपने चेक करा क्या फर्स्ट लास्ट से छोटा है, क्या 0 3 से छोटा या इक्वल है। भाई मैंने पहले लिखा था ये, या इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंडीशन ट्रू। अब आपने चेक करा ए ऑफ मिडिल में यानी कि A(1) पे जो पड़ा है क्या वो छोटा है सर्च से। A(1) पे क्या पड़ा है 9 क्या छोटा है सर्च से, हाँ कंडीशन ट्रू होते ही आप इसके अंदर चले जाओगे, यानी कि फर्स्ट की वैल्यू आप क्या कर दोगे मिडिल +1, यानी कि फर्स्ट जो 0 था मिडिल की वैल्यू क्या है 1 + 1 2, यानी कि जो फर्स्ट यहाँ पॉइंट कर रहा था अब वो पॉइंट करने लगेगा यहाँ, और लास्ट यही, यानी कि इस वाली लिस्ट पे ना चेक करके अब हम इस वाली लिस्ट पे चेक करेंगे 21 और 19। इतना कर दिया। जब आपने ये वाला पोर्शन चल गया, उसके बाद क्या करोगे मिडिल निकालोगे, तो मिडिल फिर से क्या निकलेगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 2 + 3 कितना हुआ /2, यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 यानी कि 2, यानी कि मिडिल कहाँ पॉइंट कर रहा है अब आपका 2 पे। जब ये वाला पोर्शन चल गया तो क्या ये चलेगा कुछ भी नहीं चलेगा, है ना, इन दोनों में से कोई सा भी पोर्शन नहीं चलेगा। तो यानी कि फिर से आप व्हाइल लूप पे जाओगे, फिर आप चेक करोगे कि फर्स्ट छोटा है लास्ट से, फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 2 छोटा है क्या 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू होते ही फिर से आप चेक करोगे A ऑफ मिडिल यानी कि A(2), अब मिडिल की वैल्यू तो 2 हो चुकी है, क्या A(2) छोटा है सर्च से, A(2) पे पड़ा है 21 क्या छोटा है सर्च से, नहीं, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि सर्च में तो अभी करंट हमारा क्या है 21 है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो आप दोबारा चेक करोगे क्या A(2) यानी कि क्या 21 की इक्वल है, हाँ, तो एलिमेंट इज फाउंड एट पोजीशन, मिडिल की वैल्यू देखो, मिडिल की वैल्यू आपकी अब क्या है 2 + 1 यानी कि 21 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है, यानी कि आपका एलिमेंट मिल गया। ठीक है, यानी कि देखो ये सिंपल सा है कि आप पहले फर्स्ट निकालोगे, लास्ट निकालोगे, फिर मिडिल निकालोगे, फिर आप चेक करोगे क्या फर्स्ट लास्ट से छोटा है, हाँ अगर फर्स्ट लास्ट से छोटा है तो आपका कंडीशन ट्रू है, व्हाइल लूप चलता रहेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। फिर आप चेक करोगे क्या, देखो सिंपल सा आप चेक करोगे क्या वो ये जो एलिमेंट है मिडिल वो छोटा है, अगर छोटा है तो फर्स्ट को इधर लिख देंगे और लास्ट को इधर लिख देंगे, अगर बड़ा है ये बड़ा है तो फर्स्ट तो यही रहेगा, लास्ट इधर आ जाएगा, यानी कि इस वाले लिस्ट में चेक करेंगे, नहीं तो इस वाले लिस्ट में चेक करेंगे। अगर ऐसा है तो फर्स्ट में मिडिल +1 कर दो और मिडिल में फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम दूसरी कंडीशन देखेंगे, क्या जो आपका A ऑफ मिडिल है वो सर्च के इक्वल है, यानी कि जिस एलिमेंट को आप फाइंड आउट करना चाहते थे वो आपको मिल गया। अगर ऐसा है तो उस एलिमेंट को आप प्रिंट करा दोगे। मिडिल +1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बताया एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो एक आगे पोजीशन पे ही होंगे और आप ब्रेक कर देंगे। ब्रेक का मतलब आगे का कुछ भी नहीं चलेगा। फिर इसके ये ब्रेक लगा क्यों है, देखो इफ एल्स इफ तो कुछ नहीं चलेगा, लेकिन ये व्हाइल लूप तो कब तक चलेगा, जब तक फर्स्ट छोटा नहीं है लास्ट से।
तो ये इनफाइनाइट ना जाए इसलिए आपने ये ब्रेक लगाया ताकि आपका प्रोग्राम बस ये सर्च होते ही बाहर निकल जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है जिस एलिमेंट को आप फाइंड आउट कर रहे हो वो सर्च एलिमेंट से छोटा है, तो उसमें लास्ट प्लस मिडिल -1 कर देंगे, मिडिल में फर्स्ट लास्ट बाय 2। यानी कि देखो ये जो मैं फाइंड आउट कर रही थी ये एलिमेंट मिडिल है, ठीक है, और जो मैं फाइंड आउट कर रही हूँ छोटा है, तो लास्ट यहाँ पॉइंट करके अब कहाँ पॉइंट करने लगेगा, यहाँ, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है जिस एलिमेंट को आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो हो ही ना, तो यानी कि वो कंडीशन कब आएगी, जब फर्स्ट जो है बड़ा हो जाएगा लास्ट से, तो आप प्रिंट करा दोगे ये एलिमेंट फाइंड हुआ ही नहीं है गिवन एरे में, क्योंकि जिस एलिमेंट को आपको फाइंड करना है वो किस में पड़ा है, सर्च में। द नंबर कॉमा परसेंटाइल डी जो है रिप्लेस हो जाएगा सर्च की वैल्यू से, इज नॉट फाउंड इन अ गिवन एरे, ठीक है। तो सिंपल सा ये आपका बाइनरी सर्च का लॉजिक है। इन शॉर्ट बस आपको 3 स्टेप्स याद रखने हैं, फर्स्ट लास्ट मिडिल निकालना है, चेक करना है कि जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हो वो छोटा है, इक्वल है या बड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग ये लगाते जाना है। और ब्रेक आप इसलिए लगा रहे हो ताकि ये आपका ना जाए, ठीक है। ये आपका बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है, ये आते हैं, और बाइनरी सर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा आती है लीनियर सर्च के कंपैरिजन में, ठीक है। अब ये इसका एक आपको आउटपुट लगा के दिखा दिया कि भाई एन नंबर ऑफ एलिमेंट 5 एंटर कराए, तो अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट था, देखो 2 और 4 ये कौन सी पोजीशन है, सेकंड, तो सेकंड पोजीशन पे ये प्रेजेंट हो गया। अब देखो कई बार मैंने बताया 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। टाइम मतलब कितना टाइम लगेगा एक लीनियर सर्च को या बाइनरी सर्च को उस पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट करने में जो उसे वो सर्च करना चाहता है। तो देखो लीनियर सर्च को ऐसा हो सकता है, ऐसा क्योंकि देखो लीनियर सर्च क्या करता है, वो ऐसे चेक करता है, सिक्वेंशली चेक करता है। एक सेकेंड, लीनियर सर्च करता क्या है, सिक्वेंशली चेक करता है आपको, तो उसे कितना टाइम लगता है मैक्सिमम उस एलिमेंट को सर्च करने में, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। जबकि बाइनरी सर्च क्या करता है, मिडिल एलिमेंट को फाइंड आउट करता है, अगर उससे बड़ा है तो इधर की साइड, नहीं तो दूसरी साइड, यानी कि आपकी लिस्ट को डिवाइड करता रहता है, इसलिए उसे ऑर्डर ऑफ log n लगता है, ठीक है। अब आता है दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस मतलब उसे कितना स्पेस चाहिए, देखो हर एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए उतना ही स्पेस चाहिए जितना दूसरे को, जितना तीसरे को, क्योंकि ये क्या होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, एरे यूज करते हैं। तो एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी कि अगर पहले एलिमेंट को 2 बाइट का स्पेस लगा ऐसे दूसरे को, तो यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लीनियर सर्च की ऑर्डर ऑफ 1 है, जबकि बाइनरी सर्च की भी ऑर्डर ऑफ 1 है। ये आपका जो क्वेश्चन आता है ये 2 मार्क्स में आ जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम आ जाता है, ठीक है। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, और आपका देखो क्वेश्चन आ जाता है लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च या उसके प्रोग्राम्स लिखने के लिए स्पेस, इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं आता। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन आता है फंक्शन। फंक्शन होते क्या हैं, कितने तरीके के होते हैं, फंक्शन डेफिनेशन, डिक्लेरेशन या फंक्शन कॉल होती क्या है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। ये 2 क्वेश्चन तो आपका, ये वाला क्वेश्चन हमेशा 7 मार्क्स में आता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार देखो व्हाट इज फंक्शन 2 नंबर में पूछ लेगा, है ना, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं ये 2 नंबर में पूछ लेगा, हो भी सकता है कि ये 7 में आ जाए। ये प्रोग्राम आपका 7 मार्क्स में आता है, ठीक है। देखो हो सकता है कि फंक्शन से ये क्वेश्चन 90% आता है, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं कई बार नहीं, पर फंक्शन डेफिनेशन, डिक्लेरेशन क्या होती है ये हर बार आते हैं। और ये 3 क्वेश्चन में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। देखो कैसे, वो पूछ लेगा व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन 2 मार्क्स का, व्हाट इज फंक्शन डिक्लेरेशन 2 मार्क्स का, व्हाट इज फंक्शन कॉल 2 मार्क्स का, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन से आपके 2 मार्क्स प्लस 7 मार्क्स,
दोनों कवर होते हैं। यहां से भी आपके 7 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स दोनों कवर होते हैं। और ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन, डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉल विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल लिखा है तो मैंने आपको एक छोटा सा प्रोग्राम कराया 2 नंबर को ऐड करने का, वो आपको करना है, ठीक है, लिखना है। अगर नहीं लिखा है विद एग्जाम्पल और आपको लगता है कि आपने सफिशिएंट लिख दिया है तो मत लिखेगा। पर जैसे पीपीएस है तो प्रोग्रामिंग जितनी लिखोगे, थ्योरी ऐसे समझो, थ्योरी चाहे 2 लाइन लिख दो, लेकिन अगर आप प्रोग्राम लिख दोगे तो मतलब अच्छा रहेगा। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स यूजिंग फंक्शन, फंक्शन का यूज करके आपको रिवर्स करना है, किसको, एक नंबर, ठीक है, एक नंबर को रिवर्स करने का आपका प्रोग्राम। ये आपका 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब आता है फंक्शन। फंक्शन होता क्या है? अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन सब प्रोग्राम। ये क्या होता है? खुद में कंटेन सब प्रोग्राम है जो क्यों बनाया जाता है? दैट इज मीन टू डू सम स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क, यानी कि किसी काम को करने के लिए बनाया जाता है। जैसे आज तक आपने मेन फंक्शन पढ़ा है, उस मेन फंक्शन में कभी आप 2 नंबर ऐड कराते हो, कभी 2 नंबर सब्ट्रैक्ट कराते हो, कभी कोई पैलिंड्रोम निकालते हो, आर्मस्ट्रॉन्ग निकालते हो, कुछ ना कुछ कराते हो ना, ऐसे ही इसी को ही हम फंक्शन बोलते हैं। अब प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर फंक्शन। एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलते हो कि आपके प्रोग्राम में एक ही फंक्शन है तो डेफिनेटली वो फंक्शन मेन फंक्शन होगा। If a program only one function, then it must be the main function। ठीक है, मेन फंक्शन इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है मेन के बिना आपका प्रोग्राम रन नहीं करे। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में कि एडवांटेजेस क्या है फंक्शन के, ठीक है। ये सी के अंदर इन्वॉल्व होता है, इसलिए मैंने वहां लिखा नहीं था कि आपके प्रोग्राम में डीबगिंग इजी हो जाती है। डीबगिंग मतलब होता है एरर फाइंड आउट करके उसे करेक्ट करना। फंक्शन से आपको पता लग जाता है कि आपके प्रोग्राम में एरर कहाँ है, क्या चीज कहाँ है, क्या दिक्कत कहाँ है, तो आप इजिली एरर फाइंड आउट कर सकते हो। रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, यानी कि कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है, यानी कि आप अपने प्रोग्राम को इजिली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि एक तरह से आप फंक्शन को समझ लो मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, तो आपको पता है ये यहाँ से है तो यही कहीं गलती होगी, या ये यहाँ से पोर्शन है तो यही कहीं गलतियां होंगी। फिर ये आपकी कोड का जो साइज होता है वो एक एक्सटेंट तक डिक्रीज भी कर देता है, क्योंकि आपको एक ही चीज को करने के लिए बार बार जो कोड लिखना होता है उस कोड को आप बार बार ना लिख के बार बार फंक्शन कॉल कर सकते हो, फंक्शन को बुला सकते हो और वो आपका काम कर देता है, ठीक है। यही दोनों चीजें रिड्यूस द साइज ऑफ द कोड। अब देखो 2 तरह के फंक्शंस होते हैं आपके, एक तो होता है लाइब्रेरी फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ये कई बार देखो 2 मार्क्स में भी पूछ लेंगे व्हाट इज लाइब्रेरी फंक्शन खाली, तो ठीक है, तो ये वहां भी काम आ जाएगा। या यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते क्या है, एक्सप्लेन इट इन डिटेल, तो ये 2 मार्क्स में भी हो जाता है और 7 मार्क्स में भी, क्योंकि आपको फिर फंक्शन डेफिनेशन पूरा एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो इंटरनली भी जो 2 मार्क्स या 7 मार्क्स में क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं? दीज फंक्शंस आर प्रेजेंट इन द सी लाइब्रेरी एंड दे आर प्री डिफाइंड, यानी कि जो फंक्शन पहले से ही सी लाइब्रेरी में प्रेजेंट होते हैं और जो पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे कि प्रिंटफ फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या है? जो भी उसके अंदर एक मैसेज लिखा है या कोई वेरिएबल है उसे प्रिंट कराना है। क्या प्रिंटफ का नाम आप चेंज कर सकते हो? नहीं। क्या उसके वर्किंग को आप चेंज कर सकते हो? नहीं। यानी कि जिनकी वर्किंग, जिनका नाम पहले से ही प्री डिफाइंड है, जिनमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उन फंक्शंस को क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन। जैसे स्कैनएफ है जो इनपुट लेने के लिए मदद करता है, या एसक्यूआरटी फंक्शन जो स्क्वायर रूट निकालता है, यानी कि ये फंक्शन जो पहले से डिफाइन होते हैं उन्हें हम लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन, नाम से ही पता चल रहा है यूजर जो डिफाइन करता है। यूजर कैन क्रिएट देयर ओन फंक्शन फॉर परफॉर्मिंग एनी स्पेसिफिक टास्क, यानी किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए वो खुद का अपने मर्जी से फंक्शन बना सकता है, जिसका नाम उसकी मर्जी का होगा, जिसमें वर्किंग वो जो कराना चाहता है, कितने आर्ग्यूमेंट लेना चाहता है, वो आर्ग्यूमेंट किस टाइप के होंगे, किस तरह की वैल्यू, सब कुछ यूजर की मर्जी का होता है। उसमें
क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। इसके तीन चीज, वी शुड नो अबाउट दीज 3 थिंग्स, आपको 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन कॉल। ठीक है, कई बार ऐसा भी आ जाता है व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन, सिर्फ 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, या ये पूछा जाता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। फंक्शन कॉल होती क्या है, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि आप, जब आपको लगता है कि आप एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं, आप सेम टाइम पे 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन कर रहे हो। अलग से मैंने ना लिख के मैं यहीं पे आपको बता रही हूँ कि भाई फंक्शन डेफिनेशन जब आप याद करोगे तो 2 मार्क्स में भी आ सकती है। अब चलते हैं हमारी फंक्शन डेफिनेशन होती क्या है। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन हेडर, फंक्शन क्या क्या सारी चीजें होती है, इनको जानते हैं। फंक्शन डेफिनेशन होता क्या है, द फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ होल डिस्क्रिप्शन एंड द कोड ऑफ द फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट वर्किंग बताता है। ये क्या क्या बताता है, इट टेल what the function is doing and what are the inputs and the output, ये बताता है फंक्शन का काम क्या है, क्या उसके इनपुट है, क्या उसके आउटपुट है। अब फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट कंसिस्ट करता है। पहला है फंक्शन का हेडर और दूसरा है फंक्शन की बॉडी। देखो ये इसका सिंटेक्स है। सबसे पहले फंक्शन डिस्क्रिप्शन, फंक्शन डेफिनेशन, डेफिनेशन से पता चला कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट फंक्शन। तो ये लिखने का तरीका है, सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन FUNC है, फंक्शन का नाम, कितने आर्ग्यूमेंट है, ARG1 ARG2 कितने भी हो सकते हैं, और उन दोनों का टाइप क्या है, क्या उसके अंदर लोकल वेरिएबल है, क्या उसमें स्टेटमेंट है, और वो क्या रिटर्न कर रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज इन sum int a comma int b ब्रैकेट int s, ठीक है, s इक्वल टू a प्लस b और रिटर्न, यानी कि फंक्शन का नाम तो सम है, ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, जो उसे बुलाएगा इन टाइप की। कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है, 2, ए और बी दोनों का टाइप क्या है, इंट। ये एक ये लोकल वेरिएबल है एस, जो किस टाइप का, इंट। ये क्या कर रहा है, 2 नंबर को ऐड कर रहा है, और रिटर्न क्या कर रहा है, एस, किसको, जिस फंक्शन ने इसे बुलाया। एस किस टाइप का, इन टाइप का, इन टाइप का ही रिटर्न कर रहे हो। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो फंक्शन का हेडर होता है और एक फंक्शन की बॉडी होती है। इसको जो पहली लाइन होती है इसको आप बोलते हो फंक्शन का हेडर, और इस पार्ट को क्या बोलते हो, फंक्शन की बॉडी। ठीक है, अब देखो फंक्शन हेडर क्या लिखा है, द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन इज नॉन एज फंक्शन हेडर। जो पहली लाइन होती है उसको ही हम फंक्शन हेडर कहते हैं। ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है 3 पार्ट, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, और ये कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है। ठीक है, अब देखो जो आर्ग्यूमेंट इसके अंदर लिखे होते हैं, जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखे होते हैं ए और बी, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। द आर्ग्यूमेंट विच इज इन फंक्शन डेफिनेशन कॉल्ड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ये 2 नंबर में कई बार पूछ लेते हैं कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होते क्या है, या फॉर्मल पैरामीटर होते क्या है। ठीक है, दूसरा है आपका फंक्शन बॉडी, यानी ये जो रेस्ट पार्ट बचा उसे हम बोलते हैं फंक्शन की बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, लोकल वेरिएबल यानी कि एस है इस केस में, या फिर डिक्लेरेशन पार्ट, एग्जीक्यूटेबल पार्ट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। यानी कि एग्जीक्यूटेबल पार्ट क्या है, 2 नंबर को ऐड करके एस में स्टोर करना, और रिटर्न पार्ट क्या है, यहाँ पे एस रिटर्न करना। ठीक है, ये हो गई फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, अब अगला आता है फंक्शन कॉल और फंक्शन डिक्लेरेशन। अब आपने वो फंक्शन की डेफिनेशन तो डिक्लेयर कर दी, यानी कि वो क्या काम कर रहा है, आप उसको काम कराने के लिए आपको उसे बुलाना पड़ेगा, तो वही मतलब है फंक्शन डेफिनेशन describe what a function can do but actually use it in a program in the function should be called somewhere। यानी कि फंक्शन को बुलाना तो पड़ेगा,
तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? अ फंक्शन इज कॉल्ड बाय सिंपली राइटिंग इट्स नेम फॉलोड बाय द आर्ग्यूमेंट लिस्ट इनसाइड द पैरेंथेसिस। यानी कि सपोज फंक्शन का नाम है सम और वो कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है? 2, सी और डी। तो फंक्शन को बुलाया सिंपली फंक्शन के नाम से और उसके आर्ग्यूमेंट से। ठीक है, अब होता है, देखो आप आज तक वॉइड मेन प्रोग्राम यूज करते आए थे, इसके लिए आपने कोई प्रोग्राम यूज नहीं करा, तो अब आपको बताना पड़ता है कि मेन के अलावा भी कोई और क्या बोलते हैं, आपका कोई और फंक्शन डिक्लेयर है, तो यानी कि आपको फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ता है। इट इन्फॉर्म द कंपाइलर अबाउट द फॉलोइंग 3 थिंग्स, जैसे कि नेम ऑफ द फंक्शन, नंबर एंड टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट रिसीव बाय द फंक्शन, यानी कि कितने आर्ग्यूमेंट वो रिसीव करेगा, जो फंक्शन उसे बुलाएगा उसको कितने आर्ग्यूमेंट देगा। तो इसका जर्नल सिंटेक्स क्या है? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, टाइप 1 आर्ग्यूमेंट, टाइप 2 arg2। ठीक है, देखो ये बिल्कुल सेम है जैसे आपने लिखा था इंट सम, इंट ए कॉमा इंट बी, बस साथ में क्या लग जाएगा, देखो डेफिनेशन में तो आप नीचे का सारा वर्किंग लिख रहे थे, यहाँ पे आप एक फॉर्मेट बता रहे हो कि भाई उसका नाम है सम, वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, जो उससे बुलाएगा इन टाइप की, वो कितने आर्ग्यूमेंट लेगा 2, और वो दोनों क्या होंगे इन टाइप के, और यहाँ पे लग जाएगा सेमी कॉलन। ठीक है, ये डिफरेंस है डेफिनेशन और डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशन सिर्फ एक फॉर्मेट बताता है कि भैया इसका नाम ये है, बच्चे का नाम ये है, बच्चा इस क्लास में पढ़ता है। अब वो कैसी परसेंटेज लाता है थ्रू आउट, कैसे परफॉर्म करता है, या उसकी क्वालिटीज क्या है, वो डिक्लेरेशन में नहीं होती, वो किस में होती है? डेफिनेशन में। अब देखो ये है एग्जाम्पल, देखिए सबसे पहले आपने क्या करा, हैश इंक्लूड studio.h, आपने एक हेडर फाइल इंक्लूड की। हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद आपने फंक्शन की क्या करी, फंक्शन को डिक्लेरेशन दी, यानी कि आपने कंपाइलर को बताया कि उसके अलावा भी, वर्ड मेन के लिए अलावा भी एक प्रोग्राम में एक और फंक्शन है, वो क्या है? सम, जो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, जो उसे बुलाएगा इन टाइप की, कितने आर्ग्यूमेंट लेगा 2, सी और डी, और दोनों किस टाइप के होंगे? इन टाइप के। बाद में क्या लगता है? सेमीकोलन। यही डिफरेंस करता है कि आपका जो वो है कि वो फंक्शन डेफिनेशन है या डिक्लेरेशन है। ठीक है, इसके बाद आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करी, ए बी और जे, ए बी और जे। ठीक है, अब आपने एक मैसेज प्रिंट करा, एंटर 2 नंबर। ठीक है, आप नेक्स्ट लाइन में इनपुट कराना चाहते हो, ए और बी को आपने इनपुट कराया 2 और 3। ठीक है, उसके बाद ये क्या करी आपने? फंक्शन कॉल, आपने सम को बुलाया और उसको क्या वैल्यू दी? ए और बी की। ए की वैल्यू क्या है? 2, बी की वैल्यू क्या है? 3। आपने फंक्शन कॉल करके फंक्शन को बुला लिया, तो जो आर्ग्यूमेंट इसमें लिखे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यानी कि सम ए कॉमा बी, ये क्या है आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ये मैंने यहां भी लिखा है आपको, यानी कि जो फंक्शन कॉल में जो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। यानी कि ए की कॉपी किसमें हो गई? सी में, और जो बी की वैल्यू है वो किसमें कॉपी हो गई? डी में। ठीक है, इसके बाद एस एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ इस फंक्शन तक है। ठीक है, इसके बाद आपने सी प्लस डी, सी की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू है 3, 2 + 3 5, वो किसमें स्टोर हो गया? एस में, है ना, वो एस में स्टोर हो गया। फिर एस को आपने रिटर्न करा, किसको? जिसने उसे बुलाया था। बुलाया किसने था? मेन फंक्शन ने अपने अंदर सम को, और उसे रिटर्न कहाँ करना है? यहाँ पे। ठीक है, तो जे में एस की वैल्यू कॉपी हो गई, एस में कितना पड़ा था? 5, वो किस में स्टोर हो गया? इसमें स्टोर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने जे को प्रिंट कर दिया, क्या वैल्यू प्रिंट हो गई? 5। यानी कि फंक्शन कॉल क्या है? ये तो आपकी कहलाती है फंक्शन कॉल, और ये क्या है? पूरा आपकी ठीक है फंक्शन
डेफिनेशन। तो ये आपको इतना, अगर कभी एग्जाम्पल आता है तो ये आप लिख दीजिएगा। जैसे हमने दो नंबर एंटर कराए 7 और 6, तो आउटपुट क्या आ गया 13। अब देखो, रिवर्स अ नंबर यूजिंग फंक्शन, फंक्शन का यूज करके आपको एक नंबर को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। उसके बाद आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, उसका नाम क्या है, रिवर्स, जो किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, जो फंक्शन उसे बुलाएगा। ये कितने आर्ग्यूमेंट लेगा, एक। किस टाइप के लेगा, एन टाइप का, और सेमीकोलन। अब उसके बाद आपने फंक्शन बनाया मेन, उसके अंदर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम, ठीक है। आपने एक नंबर मैसेज प्रिंट कराया, एंटर द नंबर, और उस वैल्यू को स्टोर किस में कराया, नम में। और एक चीज बताओ, ये किस तरह का वेरिएबल है, इन टाइप का, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा आपका, इन टाइप का, ठीक है। तो नम की वैल्यू सपोज मैंने 78 ली, देखो लेने को आप कितना भी ले सकते हो, एन टाइप है, चाहे आप 86 ले लो, चाहे 9998 ले लो, कितना भी बड़ा ले लो, मैंने 2 डिजिट की ली है ताकि आपको रन भी करके दिखा दो और आपको समझ आ जाए, ठीक है। फिर आपने फंक्शन कॉल की, किसको, रिवर्स फंक्शन को, और उसको क्या दिया, नम की वैल्यू, यानी कि ये आपने कहां पास किया, इसको यहां पास किया, ठीक है। यानी कि ये क्या है, इसकी फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब यहां पे देखो, आपने n वेरिएबल लिया है जो कि क्या रिसीव कर रहा है, नम को। नम में क्या वैल्यू पड़ी है, 78, वो किस में रिसीव हो रही है, n में, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई, 78, ठीक है। अब आपने 2 3 4 वेरिएबल आपने लोकली डिक्लेयर करे। पहला क्या है, डी, इसके बाद क्या है, आर ई वी, जिसको आपने इनिशियलाइज करा है 0 से, और एक और वेरिएबल है टेम्प, जिसको आपने क्या वैल्यू दी है, एन। एन में क्या पड़ा है, 78, वो किस में स्टोर हो गया, टेम्प में, ठीक है। फिर इसके बाद आपका वाइल लूप चल रहा है। वाइल लूप का मतलब है जब तक n की वैल्यू बड़ी रहेगी 0 से, ये लूप चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। n की वैल्यू करंट क्या है आपकी, 78। 78 क्या बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही डी में लिखेंगे n की वैल्यू का 78 मॉडुलस 10। आपको पता है अगर आप किसी भी नंबर का मॉडुलस निकालते हो तो लास्ट वाली डिजिट एज एन आउटपुट आ जाती है, तो 8 इसमें आ गया। अब आपने वेरिएबल लिया है REV, तो REV उसमें पहले REV में पहले से क्या पड़ा है, 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8, तो कितना आ गया, 8। तो किस में स्टोर हो गया, REV में स्टोर हो गया 8, ठीक है। अब n में करंट क्या पड़ा है, 78। 78 को 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट वाली डिजिट को छोड़ के जो भी वैल्यू है वो आ जाती है 7। अगर आप करके देखो, 10 7 जा 70, अब 8 है, पॉइंट लगेगा फिर 0 आएगी, लेकिन ये किस टाइप का, n टाइप का, तो 7 ही आउटपुट आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू 78 से क्या हो चुकी है, 7। इतना काम करने के बाद आप फिर से जाओगे व्हाइल लूप में चेक करने, क्या 7 अब भी बड़ा है 0 से, हाँ 7 तो अब भी बड़ा है 0 से, यानी कि कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होते ही आप फिर से डी की वैल्यू निकालोगे। n की वैल्यू क्या है, 7, 7 मॉडुलस 10, यानी कि एज इट इज 7 आ जाएगा। क्यों, अब देखो इसका भी जवाब देती हूँ। 10 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो वो तो चलेगा नहीं, पॉइंट बार चलेगा, तो ये चलेगा ही नहीं, 7 का 7 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू आपकी क्या हो चुकी है, 7, ठीक है। फिर रिवर्स में क्या पड़ा है, पहले से रिवर्स में पड़ा है 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस आपके डी की वैल्यू क्या हो गई, आपकी 7, ठीक है। तो कितना हो गया, 87,
यानी कि रिवर्स में अब 8 की जगह क्या आ चुका है 87। अब 87 एन में क्या पड़ा है, एन में आपका करंट पड़ा है 7 डिवाइड बाई 10। अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 रिमाइंडर कह रही क्वोशंट 0 आएगा, है ना, ये रहा 0, तो एन की वैल्यू हो गई आपकी 0। इतना करने के बाद आप फिर से दोबारा गए, क्या 0 0 से बड़ा होता है, नहीं, 0 0 से बड़ा नहीं होता, यानी कि आप इस वाइल लूप से बाहर, इस वाइल लूप से बाहर होते ही आप प्रिंट करा दोगे रिवर्स नंबर, यानी कि 78 का रिवर्स। अब देखो 78 का रिवर्स क्या होता है आपका 87, और वो किस में स्टोर है, आरईवी में, प्रिंट हो गया। ठीक है, तो देखो एंटर अ नंबर 567, 567 का रिवर्स क्या होता है 765। इससे आप कोई भी डिजिट का नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है सिंपल सा, ये कोड सिंपल सा आपको याद रखना है भाई, ये तो इनपुट कराने के लिए है, ये फंक्शन कॉल है, ये लिख देती हूँ मैं आपका ताकि आपको, ये है फंक्शन कॉल, और नम क्या है, नम है आपका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये क्या है आपकी पूरी फंक्शन डेफिनीशन, और जो इसमें एन लिखा हुआ है वो क्या है आपकी, ये जो एन है ये क्या है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, द आर्ग्यूमेंट विच इज रिटन और विच इज यूज्ड इन फंक्शन डेफिनीशन कॉल्ड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, मैं लिख देती हूं, आप याद रखना ये, द आर्ग्यूमेंट which is used in function call called actual argument। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, कई बार आ जाते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो या पैरामीटर हो दोनों सेम है, कभी कंफ्यूज हो जाए, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर सेम होते हैं। ठीक है, दूसरा द आर्ग्यूमेंट which is used in function definition called formal argument। ठीक है, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक में जितने भी 2 मार्क्स के या 7 मार्क्स के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए। अगला क्वेश्चन है पैरामीटर पासिंग मेथड। पैरामीटर पास करने के जो आपने पैरामीटर समझ लो, ये जो आर्ग्यूमेंट आपने सीखे हैं वो कितने तरीके हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटर पासिंग मेथड, एक्सप्लेन different type of parameter passing method with example in C, या कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस क्या होता है। अगर डिफरेंस 7 मार्क्स में आता है तो थ्योरी के साथ प्लस प्रोग्राम। ठीक है, थ्योरी प्लस प्रोग्राम दोनों लिखने हैं। और अगर
आता है 3.5 नंबर। 3.5 नंबर का मतलब है यहाँ पे वो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है या 2 मार्क्स में, तो थ्योरी लिख देना बस। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट हर साल आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पैरामीटर पासिंग मेथड। अब आपको एक्चुअल फॉर्मल तो पता चल गए। तो पैरामीटर पासिंग मेथड, बाय कॉलिंग अ फंक्शन देयर आर 2 वेज इन विच आर्ग्यूमेंट कैन बी पास टू अ फंक्शन। जब आप फंक्शन को बुलाते हो तो 2 तरीके हैं जिसमें हम फंक्शन कॉल के अंदर आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं। 2 तरीके क्या है? कॉल बाय वैल्यू यानी कि आप वैल्यू पास करते हो, कॉल बाय रेफरेंस यानी कि आप क्या पास करते हो? एड्रेस पास करते हो। इस मेथड में क्या है? दिस मेथड कॉपी द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट वैल्यू टू द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज होती हैं उन्हें आप कॉपी किस में कर देते हो? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में। इन दिस केस द चेंजेस मेड टू द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हैव नो इफेक्ट ऑन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो भी चेंजेस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में होते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखे होते हैं। तो जो भी चेंजेस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में होते हैं वो चेंजेस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में शो नहीं होते हैं। लेकिन अगर कॉल बाय रेफरेंस की बात की जाए, इसमें हम वैल्यू पास नहीं करते हैं, इसमें हम पास करते हैं एड्रेस। तो यानी कि जो चेंजेस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में होंगे वो चेंजेस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में भी शो होंगे। दिस मेथड कॉपी द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एड्रेस टू द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का एड्रेस होता, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का जो एड्रेस होता है हम वो भेजते हैं। इन दिस केस द चेंजेस मेड टू द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हैव इफेक्ट ऑन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो चेंजेस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में होते हैं या जो चेंजेस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में शो होते हैं वो चेंजेस शो होते हैं आपके दोनों में। यानी कि आपने जो देखो, यानी कि जो आपने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में चेंज किया वो एक्चुअल में शो होगा किसमें? कॉल बाय रेफरेंस में, लेकिन कॉल बाय वैल्यू में वो चेंज नहीं होता है। देखो, अब कॉल बाय वैल्यू को सीखते हैं, फिर कॉल बाय रेफरेंस को सीखेंगे। सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, एक हेडर फाइल इंक्लूड की, आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, वो फंक्शन का नाम क्या है? स्वैप, जो किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। जिस फंक्शन को आप, जो फंक्शन इसे बुलाएगा, कितने आर्ग्यूमेंट लेगा? 2, ए और बी दोनों का टाइप क्या होगा? इंट। आपने मेन फंक्शन करा, आपने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करे, एक्स और वाई। ठीक है, आपने एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए और बी। एक्स और वाई की वैल्यू इनपुट कराई किस फंक्शन के थ्रू? स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। दोनों किस टाइप के? इन टाइप के। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा? परसेंटाइल डी। सपोज एक्स की वैल्यू मैंने 2 प्रिंट कराई, वाई की वैल्यू मैंने 3 प्रिंट कराई, इनपुट कराई, सॉरी। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट करा दी, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है? 2, वाई की वैल्यू क्या है? 3। ये प्रिंट हो गया। बिफोर स्वैपिंग एक्स परसेंटाइल डी, यानी कि एक्स से रिप्लेस हो गई, वाई परसेंटाइल डी वाई से रिप्लेस। फिर मैंने करा फंक्शन कॉल, किसको बुलाया? फंक्शन स्वैप। कौन से आर्ग्यूमेंट पास करे? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, एक्स और वाई, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू पास करती। ये कहाँ पास हो गई? यहां, यानी कि जो एक्स की वैल्यू थी वो कहाँ आ गई? ए में, और जो वाई की वैल्यू थी वो किस में आ गई? बी में। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया? टेम्प एक वेरिएबल लिया। ठीक है, लोकल वेरिएबल लिया, जो बी की वैल्यू है वो किस में डाली? टेम्प में, यानी कि 3। सही है, कोई प्रॉब्लम? अब जो ए में वैल्यू पड़ी है वो किस में डाल दी? बी में। ए की वैल्यू क्या है? 3, वो किस में चली गई? ए की वैल्यू है 2, वो किस में चली गई? बी में। और जो टेम्प में वैल्यू पड़ी है वो किस में डाल दी? ए में। टेम्प में वैल्यू क्या पड़ी है? 3, वो क्या हो गई? ठीक है, यानी कि ये कोड किस लिए है? ए और बी की वैल्यू स्वैप कराने का। अब अगर ए की वैल्यू प्रिंट करोगे तो क्या हो गई है? 3,
और b की वैल्यू क्या हो गई है 2, जबकि स्टार्टिंग में जब यूजर से इनपुट लिया था तो क्या थी 2 और 3 थी। पर अब क्या हो गई है 3 और 2, यानी कि चेंजेस किस में आ गए, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में चेंजेस आ गए। अब इतना काम करने के बाद आप वापस यहीं पे आ गए, मतलब जब इसने अपना पूरा काम कर दिया तो ये रिटर्न हो गया, यहीं पे रिटर्न इंसेस कोई वैल्यू रिटर्न नहीं पड़ी, लेकिन ये एक लाइन है जो एग्जीक्यूट हो गई। अब एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट लाइन क्या है ये, तो x की वैल्यू अब भी क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 3, लेकिन a और b की वैल्यू क्या हो गई चेंज। कॉल बाय वैल्यू में जो चेंजेस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में होते हैं a और b की वैल्यू स्वैप हो गई, वो चेंजेस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में शो नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब अगला आपका है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस यानी कि अभी तक तो हम वैल्यू पास कर रहे थे, अब हम पास करेंगे एड्रेस, यानी कि आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया वही। ठीक है, स्वैप किस तरह की वैल्यू रिटर्न करी, कोई तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। कितने वेरिएबल है ए और बी, पर किस टाइप के हैं इन टाइप के, पर ये पॉइंटर है क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू पास नहीं करेंगे, एड्रेस होल्ड करेंगे। एड्रेस होल्ड कौन करते हैं, पॉइंटर, यानी कि इन्हें स्टार लगा दिए इससे पहले। ठीक है, आपको अगर प्रोग्राम याद करना है तो पहला प्रोग्राम और दोनों प्रोग्राम सेम है, बस यहाँ पे क्या लगा देना है स्टार। आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे एक्स और वाई। ठीक है, आपने x और y की वैल्यू यूजर से इनपुट कराई स्कैनएफ के थ्रू, जैसे कि x की वैल्यू सपोज 2 हुई, y की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब स्वैप करने से पहले x और y की वैल्यू कितनी थी 2 और y की वैल्यू थी 3। अब सपोज x और y कहीं मेमोरी में प्रेजेंट होंगे तो x का एड्रेस है 100, y का एड्रेस है 200। ठीक है, इतना समझ आया। अब फिर मैंने फंक्शन कॉल किया, अब की बार मैंने x और y की वैल्यू नहीं भेजी है, x और y का क्या भेजा है एड्रेस, यानी कि x और y कहाँ प्रेजेंट है। तो a और b दो पॉइंटर्स हैं इन टाइप के, तो x का एड्रेस मैंने कहाँ भेजा a में, y का एड्रेस मैंने कहाँ भेजा यहाँ। x का एड्रेस क्या है 100, वो किस में स्टोर हो गया a में। y का एड्रेस क्या है 200, वो किस में स्टोर हो गया b में। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। अब इतना करने के बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टेम्प। ठीक है, अब ये क्या लिखा है टेम्प इक्वल टू स्टार बी। स्टार बी का मतलब बी में जो एड्रेस पड़ा है, बी में एड्रेस क्या है 200, उस पे क्या वैल्यू है 3, वो किस में डाल दो टेम्प में। दूसरा क्या है ए स्टार, ए में जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है 2, उसमें उसे किस में डाल दो बी में जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है 2, उस बी में जो एड्रेस पड़ा है 200 उस पे वैल्यू क्या है 3, उससे रिप्लेस कर दो, यानी कि यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, सिंपल है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहली लाइन बी में जो एड्रेस पड़ा है, देखो इसे एक बार हटाते हैं, है ना, आपने एक वेरिएबल लिया था टेम्प, ये तो सेम है। ये लाइन 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बी में जो एड्रेस है जो कि है 200 पे जो वैल्यू पड़ी है 3, उसे किस में डाल दिया टेम्प में। ए में जो एड्रेस पड़ा है उस पे वैल्यू क्या है 2, उसे किस में डालना है बी में जो एड्रेस पड़ा है उस पे जो वैल्यू है उससे रिप्लेस कर दो, यानी कि 2। ठीक है, दूसरा टेम्प्ट में क्या पड़ा है 3, उसे कहाँ डालना है ए में जो एड्रेस पड़ा है उससे रिप्लेस कर दो, यानी कि समझ आया, यानी कि जो भी चेंजेस। अब देखो इसके बाद x और y की वैल्यू प्रिंट कराओ तो ये क्या हो चुकी है 3 और 2, यानी कि जो भी चेंजेस
फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में आते हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में भी शो होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू पास नहीं कर रहे होते, यहाँ पे हम पास कर रहे होते हैं एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे हम पास करते हैं एड्रेस। ये चीज समझ आई आपको? तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। और देखो अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताती हूँ, बिल्कुल प्रोग्राम सेम है, जो यहाँ है वो वहां है। जब आप कॉल बाय रेफरेंस लिखोगे ना तो यहाँ पे स्टार लगा देना, यहाँ पे एड्रेस लगा देना, यहाँ पे स्टार लगा देना, यहाँ स्टार, यहाँ बस स्टार का ही चेंज है बिल्कुल। अगर आप चेक करोगे ना ये वाला प्रोग्राम और ये वाला प्रोग्राम सेम है। देखो सिर्फ यहाँ स्टार लगाना है, यहाँ एड्रेस लगाना है और यहाँ स्टार। अब देखो लास्ट मोमेंट पे याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी पता होनी चाहिए और वैसे भी। ठीक है, अब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्वेश्चन क्या आते हैं? देखो इन कॉल बाय वैल्यू अ कॉपी ऑफ द वैल्यू इज पास टू द फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन की आप वैल्यू पास करते हो, जबकि इस केस में क्या पास करते हो? एड्रेस, है ना। इसमें क्या होता है? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट विल बी जनरेटेड इन वेरियस मेमोरी लोकेशन, यानी कि उसमें क्या था? आप कॉपी कर रहे हो, डिफरेंट लोकेशन पे थे, लेकिन जो यहाँ पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है वो सेम मेमोरी लोकेशन पे होता है, यानी कि जनरेट इन सेंस क्योंकि वो चेंज करता है। ठीक है, चेंज अकर इन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट डज नॉट इफेक्ट एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो भी चेंजेस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में होते हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में शो नहीं होते हैं कॉल बाय वैल्यू में, लेकिन इसमें वो होते हैं। अब ये जो प्रोग्राम अगर 7 मार्क्स में आता है तो यू ऐड द प्रोग्राम ओनली इफ कम इन 7 मार्क्स, यानी कि इसके नीचे आपको प्रोग्राम भी ऐड कर देना है अगर ये 7 नंबर में क्वेश्चन आता है। अगर ये 2 नंबर में आता है तो अब ये 3 डिफरेंस लिख देंगे, दैट्स सफिशिएंट। ठीक है, सो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है रिकर्शन। रिकर्शन होता क्या है कि what is recursion? Write a program to print the factorial of a number using recursion, Fibonacci series using recursion और sum of Fibonacci series using recursion। ये जो 3 या 4 क्वेश्चंस हैं ये 7 मार्क्स के। देखो रिकर्शन क्या होता है, ये ऐसा भी हो सकता है व्हाट इज रिकर्शन, और इन तीनों में से कोई भी एक प्रोग्राम दे देंगे, और हो सकता है कि ये तीनों प्रोग्राम दे दें, और हो भी सकता है इसे आप 2 मार्क्स में दे। तो ये तो तीनों 7 मार्क्स के हैं। ठीक है, ये तो तीनों 7 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, पर इसकी चांसेस है कि ये 2 मार्क्स का भी आ सकता है और साथ में किसी प्रोग्राम के साथ अटैच होके भी आ सकता है। सो पहला पढ़ते हैं व्हाट इज रिकर्शन। द फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। देखो आज तक आपने जितने भी प्रोग्राम पढ़े थे अभी तक फंक्शन के, उसमें क्या होता था? मेन फंक्शन जो है किसी और फंक्शन को बुला रहा होता था। ठीक है, जैसे सपोज सम को बुला, तो बुलाने वाला कौन है? मेन, और बुलाए जाने वाला कौन है? सम, यानी कि बुलाने वाला और बुलाए जाने वाला डिफरेंट होता था। ठीक है, तो उसे बोलते हैं फंक्शन कॉल। अब जैसे यहाँ पे देखो वॉइड मेन है, ये एक फंक्शन है, किसको बुला रहा है? रिकर्स को। बुलाने वाला और बुलाए जाने वाला दोनों क्या है? डिफरेंट है, यानी कि ये तो क्या है? आपकी एक फंक्शन कॉल। लेकिन अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर खुद को ही बार बार बुलाया जा रहा है, यानी कि किसको बुला रहा है? रिकर्स को। बुला कौन रहा है? रिकर्स। बुलाने वाला और कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन बोथ आर सेम। रिकर्शन में ये होता है, देखो यही लिखा हुआ है, इन रिकर्शन द कॉलिंग फंक्शन एंड द कॉल्ड फंक्शन आर सेम, यानी कि ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब देखो ये आपका रिकर्शन हो गया। अब 2 प्रोग्राम है, फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टोरियल निकालते हैं तो वो कैसे होता है? पहले एक चीज देखो, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, है ना। 5 4 3 2
1 फैक्टोरियल। फिर 1 के बाद क्या आता है 0 फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। ये चीज बतानी थी सिर्फ आपको, है ना। अब देखो आपने सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा, आपने फंक्शन की डिक्लेरेशन कर दी, फंक्शन का नाम क्या है फैक्ट, वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा इन टाइप की, जो भी उसे बुलाएगा। कितने आर्ग्यूमेंट लेगा एक, किस टाइप के इन टाइप के, सेमीकोलन लगता है कि ये क्या है फंक्शन की डिक्लेरेशन। आपने एक मेन फंक्शन लिया, उसके अंदर आपने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करे नम और जे। ठीक है, ऊपर लिख लेती हूँ सो दैट, है ना। आपने 2 लिए, इसके बाद नम में आपने वो नंबर इनपुट करा है जिसको आप, जिसका फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। मैं छोटा सा नंबर ले लेती हूँ, लेट सपोज 3, ठीक है। फिर आपने क्या करी फंक्शन कॉल, किसको फैक्ट को। आपने ये यहाँ की नम किसको पास किया n में, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई 3, ठीक है। फिर आपने चेक करा क्या 3 0 के इक्वल है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो आप कहां गए एल्स। एल्स में क्या लिखा है रिटर्न n की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई फैक्ट n-1 2, यानी कि ये फिर से एक फंक्शन कॉल है, यानी कि n मल्टीप्लाई फैक्ट 2, यानी कि फिर से इसने खुद को कॉल की, यानी कि n की वैल्यू जो 3 थी अब n की वैल्यू क्या हो चुकी है 2 हो चुकी है। क्या 2 0 के इक्वल है, नहीं, तो फिर से क्या होगी एक और फंक्शन कॉल होगी रिटर्न 2 मल्टीप्लाई फैक्ट 1, यानी कि फिर से फंक्शन कॉल हुई, n की वैल्यू जो 2 थी अब क्या हो गया 1 हो गई, है ना। क्या 1 0 के इक्वल है, नहीं, तो फिर से फंक्शन कॉल होगी, यानी कि रिटर्न 1 मल्टीप्लाई फैक्ट 0, यानी कि ये पूरा पोर्शन मैं किसको रिटर्न करूंगी j को, और ये वाला पूरा पोर्शन फैक्ट 2 को, ये वाला पूरा पोर्शन फैक्ट 1 को। अब दोबारा से फंक्शन कॉल होगी, यानी कि n की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 0। क्या n 0 0 के इक्वल है, हाँ, तो रिटर्न क्या हो जाएगा 1, किसको इसको, तो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 1, फिर ये 1 किसको रिटर्न हो जाएगा इसको, 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2, ये किसको रिटर्न हो जाएगा यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2 6, यानी कि 6 कहाँ रिटर्न हो जाएगा j को, और 3 का फैक्टोरियल होता भी 6 है, तो j प्रिंट हो जाएगा द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज 6, ठीक है। तो यानी कि जो बार बार कॉल हुई है खुद को, ये क्या है रिकर्सिव कॉल, यानी कि पहले क्या थी फैक्ट ने किसको कॉल किया था, वो सॉरी मेन ने किसको कॉल किया था फैक्ट को, तो यहाँ पे आ गए थे, फिर फैक्ट बार बार खुद को ही कॉल कर रहा था जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, ठीक है। ये है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ये चीज आपको लिखनी नहीं होती, आपको तो ये प्रोग्राम ही लिखना होता है, ठीक है। अगला आता है फिबोनाची प्रोग्राम यूजिंग रिकर्शन। देखो फिबोनाची सीरीज होती क्या है पहले ये देख लो, 0 1, ठीक है। पहले 2 का सम क्या होता है 1, 1 प्लस 1 का सम, एक सेकेंड, 1 प्लस 1 का सम होता है 2, ठीक है। 1 प्लस 2 का सम क्या होता है 3, यानी कि पहले 2 टर्म का सम थर्ड वैल्यू होती है, यानी कि इन दोनों का सम क्या होता है 1 होता है ना, इन दोनों का सम 1 होता है। 1 प्लस 1 का सम क्या होता है 2, 1 प्लस 2 का सम क्या होता है 3, ठीक है। 2 प्लस 3 का सम क्या होता है 5। तो ये आपको फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम आपको लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक फिब नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया जो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, जो फंक्शन उसे बुलाएगा, और कितने आर्ग्यूमेंट लेगा एक, वो क्या है n, ठीक है। आपने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करे, एक तो है num
एक है आई। ठीक है, अब आपने एक नंबर एंटर कराया कि आप कितनी सीरीज तक प्रिंट कराना चाहते हैं। भाई देखो, मैं बहुत बड़ी तो ले रही हूँ, 3 सीरीज तक प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैंने n की नम की वैल्यू ले ली 3। ठीक है, अब ये लूप चलेगा कि कितनी सीरीज तक प्रिंट कराना चाहते हो। i की वैल्यू क्या हो गई 1। 1 क्या छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू, तो आपने अंदर फंक्शन कॉल की fib i। fib i यानी कि fib 1। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1, है ना। अब क्या 1 1 के इक्वल है, हाँ, रिटर्न 0, यानी कि कहाँ रिटर्न हो जाएगा j को, यानी कि j में आपने प्रिंट कर दिया पहला टर्म 0। ठीक है, इतना प्रिंट होने के बाद फिर से i प्लस प्लस होगा, यानी कि i की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2। 2 क्या छोटा या इक्वल है 3 से, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते फिर से फंक्शन होगी fib 2, यानी कि फिर से यहां फंक्शन कॉल गए। अब n की वैल्यू फिर से क्या हो गई 1 की जगह 2। क्या 2 1 के इक्वल है, रिटर्न 0 नहीं, कंडीशन फॉल्स। क्या 2 2 के इक्वल है, हाँ, क्या होगा रिटर्न 1। कहां पे, यहां पे, तो j की वैल्यू क्या हो गई आपकी, j की वैल्यू हो गई आपकी 1। 1 आपने प्रिंट करा दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद फिर से i की वैल्यू फिर से इंक्रीज करी, i की वैल्यू हो गई 2 से 3। ठीक है, अब क्या 3 3 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू, तो फिर से फंक्शन कॉल गई fib 3। क्या 3 1 के इक्वल है, नहीं। क्या 3 2 के इक्वल है, नहीं, तो फिर से ये वाली फंक्शन कॉल होगी fib, n की वैल्यू तो अब 3 हो चुकी है, fib 3 माइनस 1 कितना होता है 2, प्लस fib 3 माइनस 2 होता है 1। तो यानी कि 2 फंक्शन कॉल होंगी जो आप पूरी रिटर्न करेंगे, किसको, j को। अब fib 2 यानी कि पहले ये फंक्शन कॉल होगी, n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2। क्या 2 1 के इक्वल है, नहीं। क्या 2 2 के इक्वल है, हाँ, तो क्या रिटर्न हो गया इसको 1। फिर ये वाली फंक्शन कॉल हुई, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई फिर से 1 हो गई। क्या 1 1 के इक्वल है, हाँ, 0, तो यानी कि 1 प्लस 0 क्या होता है 1। ये किसको रिटर्न हो गई, सारा ये काम होके ये किसको रिटर्न हो गया, इसको। तो j की वैल्यू फिर क्या हो गई 1 हो गई, तो 1 प्रिंट हो गया, यानी कि 0 प्लस 1 क्या होता है 1। ठीक है, यानी कि सिंपल सा यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सिंपली हमने क्या किया है, एक नंबर एंटर किया, इसमें सिंपली क्या किया आपने, फंक्शन कॉल किया। बार बार जब n की वैल्यू 1 थी तो वैल्यू रिटर्न हो गई, 2 थी तो 1 रिटर्न हो गई, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो आप रिपीटेडली कॉल करोगे n-1 और n-2 फंक्शन कॉल करोगे, रिकर्सिवली कॉल होता रहेगा किस फंक्शन को, फिब को। ठीक है, इतना समझ आया। देखो सपोज आपने 5 टर्म एंटर करते तो 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3, तो ये आपका फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम है। सेम क्या है, जो आपने पहले प्रोग्राम लिखा था वही एज इट इज लिखना है, बस इसमें आप 2 लाइन इनपुट कर दोगे। वो 2 लाइन क्या है, सम इक्वल टू सम प्लस j, और इसको आप प्रिंट करा दोगे। देखो एज इट इज पूरा प्रोग्राम है। आपने क्या करी, फिब एक फंक्शन डिक्लेयर किया, आपने n इनपुट एक तरह का लोगे, इन तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। 3 वेरिएबल लिए, नम आई सम, एक नंबर इनपुट कराया। अगर वो नंबर जब तक छोटा है बार बार फंक्शन कॉल होती रहेगी और वैल्यू रिटर्न होती रहेगी, जे को प्रिंट कर देंगे। जब वो नंबर आएगा साथ में उसे ऐड भी कर देंगे। जैसे सपोज पहले 0 आया, 0 प्लस 0 यानी कि 0, फिर दूसरा नंबर आया 0 प्लस 1 1, फिर दूसरा नंबर आया 2, तो जो जो नंबर आता रहेगा उसे आप प्रिंट कराते रहेंगे। और यही बस एक छोटी सी लाइन का डिफरेंस है,
बाकी आपका पूरा प्रोग्राम एज इट इज ही लिखा जाएगा जैसा फिबोनाची में लिखा जाएगा। देखो इफ n की वैल्यू 1 रिटर्न 0, n की वैल्यू 2 रिटर्न 1, नहीं तो ये रिटर्न कराना है। पूरा प्रोग्राम नीचे से ऊपर तक सेम है, बस ये 2 लाइन आपको ऐड करनी है अगर आपको सम निकालना है फिबोनाची सीरीज का। मैंने आपको बताया था कि फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्शन में सेम ही है जैसा उसमें था, कोई चेंज नहीं है खास। पर फिर भी मैं आपको ना एक आइडिया दे देती हूँ। सपोज हमने वेरिएबल लिए हैं नम, एक वेरिएबल लिया है आई, उसको 0, ठीक है। नम में आपने वो वेरिएबल इनपुट कराया आप जितने चाहते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि आपके 3 हो, ठीक है, तो सिंपल सा वैसे ही करते जाएंगे भाई। 1 ले लिया, n ले लिया, बिल्कुल सेम ही करते जाएंगे जैसे आपने पहले किया है, ठीक है। बिल्कुल सेम करते जाना है, जैसा इसमें लिखा है ना वैसे ही आपको सेम करना होगा, कोई चेंज नहीं है खास, ठीक है, बिल्कुल सेम है। बस डिफरेंस यही है कि ये 2 लाइन ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है रिकर्शन यूज करने के। आपकी जो अननेसेसरी कॉल होती है वो रिकर्शन क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। थ्रू रिकर्शन वन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन इजी वे व्हाइल इट इज इटरेटिव सॉल्यूशन इज वेरी बिग एंड कॉम्प्लेक्स। अगर आप फॉर लूप, व्हाइल लूप इनका डायरेक्टली यूज करके करते हैं तो वो लॉन्ग आते हैं, बहुत बड़े होते हैं, लेकिन रिकर्शन का यूज करके छोटा कोड हो जाता है, ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है। लेकिन अब इसके एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे। जो रिकर्सिव सॉल्यूशन होते हैं ऑलवेज लॉजिकल एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस, यानी कि जो आपके रिकर्शन के थ्रू जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा ही एक तरह से लॉजिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रख के बनाने पड़ते हैं। तो उनमें अगर कोई भी गलती है तो उन गलतियों को फाइंड आउट कर पाना इतना आसान नहीं होता है और उन्हें समझना, डीबग करने में भी दिक्कत होती है। In a recursive, we must have if statement somewhere to force the function to return without the recursively call being executed. Otherwise, the function will never return. देखो जब आपको रिकर्सिव फंक्शन यूज करते हो तो उस टाइम पे आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है ताकि क्या हो, एक पॉइंट पे आके वो रुक जाए। जैसे आपका ये था प्रोग्राम इफ एल्स, यानी कि आप इनका यूज करते हो सो दैट आपका प्रोग्राम इनफाइनाइटली रिकर्सिव कॉल ना करता रहे, एक पॉइंट पे आके वो रुक जाए, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेज है कि आपको इफ स्टेटमेंट या इसका यूज करना पड़ेगा, लेकिन सेम टाइम पे एडवांटेज है कि जो आपकी अननेसेसरी कॉल्स होती हैं वो नहीं होती है। अब हमारा ये टॉपिक निमट गया। इसमें क्या होता है, रिकर्शन में सिंपल 2 ही क्वेश्चन आते हैं, या तो फैक्टोरियल आता है या फिबोनाची सीरीज आती है। अब फिबोनाची सीरीज में भी ऑप्शन है, अगर वो सम लिख देगा तो आपको 2 स्टेटमेंट ऐड कर देने, नहीं तो नहीं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा शॉर्टिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 3 एल्गोरिथम आपकी 3 है शॉर्टिंग, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट। इन तीनों में से कोई भी एक शॉर्ट आ जाती है। व्हाट इज शॉर्टिंग, ये तो भाई देखो 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है साथ में, ठीक है। अब राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट। अगर प्रोग्राम आता है तो आप डायरेक्ट प्रोग्राम लिखेंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको शॉर्ट करना है इनको, ठीक है। कुछ एलिमेंट दे देंगे, मैंने तो एक रैंडम एग्जांपल ले लिया, कोई भी दे दो, उनको बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट या इंसर्शन शॉर्ट का यूज करके आपको ये करना है, ठीक है। तो ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो इसके साथ जब आप ये शॉर्टिंग करेंगे इसके साथ साथ ना आप एक प्रोग्राम भी लिख दीजिएगा। क्यों,
उससे क्या होगा, मार्क्स कटने के कम चांसेस होते हैं। प्रोग्राम प्लस इसकी जैसे भी शॉर्टिंग होगी वो, सो दैट नंबर आपको पूरे मिले। लेकिन अगर आपको बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट का प्रोग्राम आता है तो सिर्फ प्रोग्राम, ये तीनों क्वेश्चन 7 मार्क्स के हैं और इन तीनों में से 2 हर बार आते हैं भाई। एक तो इस तरह से आएगा और एक का प्रोग्राम लिखने के लिए आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं शॉर्टिंग। शॉर्टिंग होती क्या है? इट इज अ प्रोसेस टू अरेंज द एलिमेंट ऑफ लिस्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आपका जो डेटा अनशॉर्टेड है उसे शॉर्टेड करना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब सबसे पहले देखो बबल शॉर्ट। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, उसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे। आपके पास कितने, देखो मेरे पास एलिमेंट्स हैं 15, 16, 6, 8, 5। कितने एलिमेंट्स है मेरे पास? 5, ठीक है। तो 5 से एक कम पास लगेगा, यानी कि पहला पास, दूसरा पास, तीसरा पास और चौथा, यानी कि 5 एलिमेंट है तो 4 पास लगेंगे, 4 बार होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर करेंगे। जो मैंने कलर दिखाया इसका मतलब कंपेयर। क्या 15 बड़ा है 16 से? नहीं, तो एज इट इज कॉपी हो गया ये। क्या 16 बड़ा है 6 से? हाँ, तो इन दोनों की स्वैपिंग हो गई। क्या 16 8 से बड़ा है? नहीं, 16 8 से बड़ा है, हाँ, तो इन दोनों की स्वैपिंग हो गई, यानी कि 8 यहाँ आ गया, 16 यहाँ आ गया। क्या 16 5 से बड़ा है? हाँ, तो यानी कि पहली बार की स्वैपिंग में आपको जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एलिमेंट है वो कहाँ मिल गया? एंड पे। यानी कि आपको हर एक एलिमेंट, इसको इसके साथ, अगर ये बड़ा है पहला वाला तो उसे इधर स्वैप कर देना, नहीं है तो एज इट इज कॉपी कर देना, ठीक है। तो पहला एलिमेंट मिल गया हमें सबसे बड़ा। अब इस वाली को एज इट इज आपको कॉपी कर देना है। 15 6 8 5 16, ये बिल्कुल एज इट इज कॉपी हो गया। अब आपने चेक करना स्टार्ट करा कि अब देखो इसमें कितने कंपैरिजन हुए, 1 2 3 4, है ना, 4 बार कंपैरिजन हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, और ये हमें मिल गया। अब कंपैरिजन कम होते जाएंगे हर बार, याद रखना। जब 15 को 16 से चेक करेंगे, 6 बड़ा है, 6 इधर आ गया, 15 8 5 6, फिर 15 को 8 से करेंगे, हाँ 8 इधर, 5 आ गया। अब जो ये आया इसको इससे कंपेयर करेंगे, हाँ, तो इसके बाद हमें लार्जेस्ट 2 एलिमेंट मिल गए। यानी कि आपको पहली बार में 1 2 3 4 कंपेयर किए, यहाँ पे मतलब जितने पास पहली बार में कितने पास थे, 4 5 एलिमेंट है तो 4 पास, इसमें 4 कंपैरिजन हुए, इसमें 3 होंगे हमें। क्यों? क्योंकि भाई देखो इस एलिमेंट को अपनी पोजीशन मिल चुकी है, तो आपको इसको इसके साथ करना होगा, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी कि 3 ही कंपैरिजन होंगे, क्योंकि एक एलिमेंट तो मिला है तो कितने हुए, 1 2 3। अब हमें कितने मिल चुके हैं, लार्जेस्ट 2, यानी कि 15 और 16 सबसे लार्जेस्ट है, वो हमें मिल चुके हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये वाली हमने 6 8 5 15 16, अब 6 को 8 से कंपेयर किया, 6 बड़ा नहीं है तो एज इट इज आ गया, फिर 8 को 5 से कंपेयर किया, स्वैपिंग हो गई, यानी कि हमें लार्जेस्ट 3, क्योंकि देखो ये तो हो चुके थे पहले से ही, तो बचे कितने एलिमेंट थे, 3, तो 2 ही तो कंपैरिजन होंगे, एक को इससे एक को इससे। फिर इसके बाद यहाँ पे कितने कंपैरिजन हुए, 2, फिर हमने इसको इससे करा, यानी कि बस इसका तरीका क्या है, जितने एलिमेंट हैं उससे एक कम तो पास लगेंगे। पहली बार में सबसे सारे लगेंगे, फिर उससे एक कम, फिर उससे कम और उससे कम, और पहले पास के बाद जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड 2 लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएंगे, फिर लार्जेस्ट 3 एलिमेंट मिल जाएंगे, फिर लार्जेस्ट सारे एलिमेंट। अब क्योंकि अगर देखो 4 अपने प्लेस पे हैं तो 5वां ऑटोमेटिकली अपनी प्लेस पे होगा, ठीक है। और ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये 5 थे और 6 एलिमेंट होते तो कितने पास लगते, 5। पहली बार में तो 5 ही कंपैरिजन होते, फिर कितने होते, 4 होते, फिर 3 होते, फिर 2 होता, फिर इस तरह से, ठीक है। अब ये इसका प्रोग्राम है कि हमारा प्रोग्राम चलेगा कैसे।
सबसे पहले आपने एक एरे डिक्लेयर किया ए, जिसका साइज कितना है, 0 से स्टार्ट होके कहां तक जा रहा है, ठीक है। आपने वैल्यू ली n, एक लिया i, एक लिया j, एक लिया temp, ठीक है। आपने यूजर से इनपुट कराया कि आप कितने एलिमेंट लेना चाहते हैं, मैंने 3 ही कराने हैं, तो मैंने n की वैल्यू ले ली 3, ठीक है। i की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई, 0 से, 0 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू, तो a ऑफ i पे मैंने कोई वैल्यू इनपुट करा दी, सपोज 3, ठीक है। फिर i प्लस प्लस i की वैल्यू 0 से क्या हो गई, 1, 1 छोटा होता है 3 से, हाँ, तो a ऑफ 1 पे मैंने कोई वैल्यू इनपुट करा दी सपोज, ठीक है। फिर i प्लस प्लस i की वैल्यू इंक्रीज हुई यानी कि 2, a ऑफ 1 पे मैंने कोई वैल्यू इनपुट करा दी 9, ठीक है। फिर i प्लस प्लस i की वैल्यू हो गई 3, क्या 3 से छोटा होता है, नहीं, आप इस फोर लूप से बाहर। जो पहला वाला फोर लूप है देखो, 0 से लेस देन n-1, यानी कि कितने कंपैरिजन होंगे, 2, n की वैल्यू अगर 3 है तो n-1 की क्या होगी, 2, तो यानी कि i का लूप कितना चलेगा, 0 और i की वैल्यू 1। तो जब हमारे 5 एलिमेंट थे तो कितने कंपैरिजन हुए थे, 4, और यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3, तो कंपैरिजन कितने हुए, 2, ठीक है। i की वैल्यू 0, 0 छोटा है n-1 2 से, कंडीशन ट्रू, इसके अंदर गए। j की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0 कहां तक जाएगा, n-1, n की वैल्यू आपकी कितनी है, 3, -1 माइनस i की वैल्यू कितनी है आपकी, 0, यानी कि j की वैल्यू लेस देन 3, ठीक है। यानी कि j की वैल्यू 0, 1 और ऐसे जाएगी। n-1 देखो, n-1 कितना होता है, 2, 3 -1 -0, यानी कि j की वैल्यू लेस देन 2, तो j की वैल्यू 0 और 1 तक जाएगी, यही तो मतलब है, j की वैल्यू 0 कहां तक जाएगी, 0 और 1 तक। अब j की वैल्यू सबसे पहले हमारी क्या है, 0, 0 क्या छोटा है j की वैल्यू लेस देन 2 से, कंडीशन ट्रू, तो a ऑफ 0 पे और a ऑफ 1, क्या a ऑफ j पे क्या पड़ा है, 0, क्या 0 छोटा है j प्लस 1 से, a ऑफ 0 पे क्या पड़ा है, 3, 3 क्या बड़ा है 2 से, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होते ही इन दोनों की क्या कर दो, स्वैपिंग। ये जो कोड है आपका ये किस लिए है, स्वैपिंग के लिए है, कि a ऑफ j को टेम्प्ट में डाल दो, j प्लस 1 को t में डाल दो और j प्लस t में टेम्प्ट को डाल दो, यानी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, स्वैप, यानी कि ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। इतना करने के बाद j की वैल्यू फिर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, यानी कि j की वैल्यू 0 से क्या हो गई, 1, 1 क्या छोटा है, कंडीशन ट्रू। फिर से चेक करोगे क्या भाई ये इसके इक्वल है, यानी कि अब आप इंक्रीज करोगे, j की वैल्यू 1, क्या 3 छोटा है, लिखो a ऑफ 1 बड़ा है 2 से, यानी कि 3 क्या बड़ा है 9 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स, इसके अंदर नहीं चला। तो पहली स्वैपिंग के बाद हमारा क्या आ गया, 2, 3, 9, ठीक है। अब इतना आपका आ गया, लेकिन लूप कितनी बार चलेगा, दूसरी बार भी चलेगा, यानी कि i की वैल्यू हो गई 1, i की वैल्यू 1 होते यहाँ पे कितने कंपैरिजन हुए, देखो पहला कंपैरिजन और दूसरा कंपैरिजन, पहले कंपैरिजन में कंडीशन क्या थी, ट्रू थी, इसलिए स्वैपिंग हो गई, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स थी तो स्वैपिंग नहीं हुई, कंपैरिजन तो 2 ही हुए, ठीक है। अब यहाँ पे i की वैल्यू हो गई 1, यानी कि दूसरे उसमें कंपैरिजन कितने होंगे, 1, यानी कि j की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक चलेगी, j की वैल्यू लेस देन, n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस i की वैल्यू कितनी हो चुकी है अब आपकी
1 -1, जे की वैल्यू लेस देन 1, यानी कि जे की वैल्यू सिर्फ 0 चलेगी। अब हमारी ये बन चुकी है। क्या ये इससे बड़ा है? 2 3 से बड़ा है? नहीं, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। यानी कि आपका जो कोड है सिंपल क्या कह रहा है कि भाई ये वाला जो पहली वाली लाइन है ये क्या कर रही है? ये कर रही है आपकी कितने पासेस होंगे, 1 2 3 4। ये वाली लाइन क्या कर रही है? कंपैरिजन कितने होंगे। और ये क्या कर रही है? अगर ए ऑफ जे यानी कि पहला वाला एलिमेंट बड़ा है दूसरे वाले एलिमेंट से तो उन दोनों की स्वैपिंग कर दो, नहीं तो नहीं होगी स्वैपिंग। और इसको क्या कर दो? प्रिंट करा दो, यानी कि शॉर्टेड एरे को प्रिंट करा दो। ये आपका बबल शॉर्ट का प्रोग्राम है। अब देखो सिलेक्शन शॉर्ट। सिलेक्शन शॉर्ट में क्या करा गया है? आपके n एलिमेंट हैं तो n ही पास होंगे और हर उसमें कंपैरिजन 4 3 2 1 बिल्कुल सेम होगा। वहां पे क्या था बबल शॉर्ट में? इसको इससे फिर इसको ऐसे करना था। अब क्या है? इसको इससे कंपैरिजन किया। क्या 15 जो है बड़ा है 16 से? नहीं, तो एज इट इज आ गए। क्या 15 बड़ा है 6 से? हाँ, तो इन दोनों की स्वैपिंग आ गई। क्या 6 बड़ा है? यानी कि इस एलिमेंट को, ये जो पहला एलिमेंट है इसको इसके सबके साथ कंपेयर करेंगे ताकि जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो आपको मिल जाए। जैसे 15 को 16 के साथ कंपेयर किया, 15 बड़ा नहीं था तो रहा, 15 बड़ा है 6 से? हाँ, तो स्वैपिंग हो गई। क्या 6 बड़ा है 8 से? हाँ, नहीं, तो ऐसा 6 बड़ा है 5 से? हाँ, तो सबसे छोटा एलिमेंट उसमें क्या था? हर एक एलिमेंट को बार बार कंपेयर करते जाते हैं। यहाँ पे क्या, पहले एलिमेंट को ही सबसे कंपेयर करके सबसे छोटा एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या किया है? ये हमें मिल गई 15 16 5 16 15 8 6। फिर हमने क्या करा? हमने करा क्या 5। देखो, जब हमारा पहला एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आ चुका है, जैसे लास्ट में क्या था, यहाँ पे वो सबसे लार्जेस्ट मिल चुका था, इसको कंपेयर नहीं करना। अब इसको करा 16 को 15 से। क्या 16 बड़ा है 15 से? हाँ, तो इन दोनों की स्वैपिंग हो गई। यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ 16 आ गया। अब क्या 15 बड़ा है 8 से? हाँ, तो यहाँ 8 आ गया, यहाँ 15 आ गया। फिर क्या 8 बड़ा है 6 से? हाँ, तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 8 आ गया। यानी कि सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको मिल गया। यानी कि 2 एलिमेंट आ चुके हैं, यानी कि अब कंपैरिजन नहीं करना है। यहाँ कितने कंपैरिजन? 1 2 और 3। ठीक है। अब जब आपको यहां मिला दूसरा, ये आपको ये वाली आपने एज इट इज कॉपी कर लिया, यानी कि ये 2 तो अपनी जगह पे आ चुके हैं। तो आप चेक करोगे 16 को 15 से। क्या 16 बड़ा है 15 से? हाँ, तो इन दोनों की स्वैपिंग हो गई 15 16। फिर आपने चेक करा क्या 16 बड़ा है, यहाँ पे ये जो था 15 ये यहाँ हो गया। अब 15 क्या बड़ा है 8 से? हाँ, इन दोनों की स्वैपिंग हो गई, यानी कि आपको 3 मिल गए। फिर इसके बाद आपने चेक करा ये 3 अपनी पोजीशन, क्या 16 बड़ा है 15 से? हाँ, तो इन दोनों की स्वैपिंग हो। यानी कि इस तरह से आपको सारे एलिमेंट मिल गए। ठीक है। वहां पे क्या था? सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट मिल रहा था, यहाँ आपको सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? आपने फिर से सेम वही कोड है जो उसमें था, बस स्लाइड चेंज है, वो आप देख लो। आपने एक एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज 100 है, एक n i j temp, जितने सारे वेरिएबल थे आपने यूज करे। एरे डिक्लेयर किया ताकि आप एरे में इनपुट करा सके, एंड डिक्लेयर किया ताकि आप कितने एलिमेंट यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं वो ले सके। एक i वेरिएबल लिया है लूप काउंटर के लिए, लूप चलेगा। ऐसे ही j भी लूप के लिए यूज हुआ है। टेम्प्ट यूज हुआ है ताकि किसी वेरिएबल की जब आपको स्वैपिंग करनी हो तो उस टाइम पे आप स्वैपिंग कर लें। एंड आपका एक वेरिएबल है जिसमें आप यूजर से इनपुट कराओगे कि कितने एलिमेंट आप एरे में इनपुट कराना चाहते हो। फिर आप उन एलिमेंट को यूजर से एरे में इनपुट कराओगे। इनपुट कराने के लिए सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कराया, फॉर का लूप लगाया, स्कैनएफ के थ्रू हर एक एलिमेंट को इनपुट कराते रहे जब तक ये कंडीशन
ट्रू रही। फिर इसके बाद आपने जो पहला वाला लूप लगाया, देखो फॉर आई की वैल्यू 0 से लेकर लेस देन n-1 i प्लस प्लस, यानी कि ये किसके लिए, पासिस के लिए। अब आपको पता है आप पहले एलिमेंट को ही सबसे कंपेयर करते जा रहे हो, इसलिए j की वैल्यू i+1 से लेकर लेस देन n तक जाएगी और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक ये लूप चलता रहेगा। अगर a ऑफ i यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो बड़ा है a ऑफ j से, तो इनकी स्वैपिंग हो जाएगी, नहीं तो स्वैपिंग नहीं होगी। ये पास के लिए है, ये कंपैरिजन के लिए है, कितने कंपैरिजन होंगे और ये क्या, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो स्वैपिंग हो जाएगी। जब आपकी स्वैपिंग हो जाएगी तो आपका जो शॉर्टेड एरे है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है सिलेक्शन शॉर्ट का। ठीक है, सेम है। देखो आपको एक चीज बताती हूँ, इसमें और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल दोनों सेम है। बस यहाँ पे ये जो लाइन है, देखो बस ये जो लाइन है इसमें डिफरेंस है। वहां क्या है, j की वैल्यू 0, वहां क्या है j इक्वल टू i+1 लेस देन n j प्लस प्लस। यहाँ क्या है a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j+1, वहां पे क्या है a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j। बस ये दो लाइन है जो डिफरेंट है उसमें और उसमें, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम है। तो अगर आप मतलब देखो लास्ट मोमेंट पे आपको याद भी होना चाहिए, तो आप एज इट इज दोनों प्रोग्राम याद करें। बस इन जो ये दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस को चेंज कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली, ये वाली नहीं, ये दो। पूरे प्रोग्राम जब आप चेक करेंगे सिर्फ ये दो लाइन में डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और उसमें और इसमें क्या है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट लेते हैं, उसमें सबसे लार्जेस्ट। ठीक है, अब आपकी लास्ट आती है शॉर्टिंग, इंसर्शन शॉर्ट। देखो इंसर्शन शॉर्ट आने के चांसेस कम होते हैं, ज्यादा आती है बबल शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें इस पोर्शन को तो मान लेते हैं कि ये वाला जो है शॉर्टेड है, ये वाला पोर्शन अनशॉर्टेड है। तो आपने जो अनशॉर्टेड लिस्ट है, ये वाली लिस्ट हमारी क्या है, अनशॉर्टेड। इस अनशॉर्टेड लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो हमने एक वेरिएबल टेम्प्ट में डाल दिया। अब हमने चेक करा क्या टेम्प्ट में जो वैल्यू है वो छोटी है 15 से, नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एज इट इज 15 को रखे रहने दिया और उसे जहां वो था वहीं पे डाल दिया, ये आ गई। यानी कि अब इतना डेटा हमारा क्या हो गया, शॉर्टेड हो गया और इतना पोर्शन हमारा अनशॉर्टेड है। अब अनशॉर्टेड लिस्ट का जो सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या है, 6, वो हमने किस में डाल दिया, टेम्प्ट में डाल दिया। ठीक है, अब चेक करा क्या 6 जो है छोटा है 16 से, हाँ। तो 16 को अपनी राइट हैंड साइड पे, 16 को अपनी राइट हैंड साइड पे कॉपी कर दिया, यानी कि 6 की जगह क्या आ गया, 16। ये 16 लिखा है। अब 6 को चेक किया क्या उससे आगे वाली जगह पे भी वो छोटा है, हाँ। तो 15 को यहाँ पे अपने राइट हैंड साइड यानी कि +1 कर दिया, यानी कि 15 यहाँ भी था और यहाँ भी। क्या इसके आगे कुछ और है, नहीं। तो 6 को यहाँ डाल दिया, ये वाला पोर्शन आपका शॉर्टेड हो गया। अब ये अनशॉर्टेड है, अनशॉर्टेड लिस्ट का जो सबसे छोटा था 8 को यहाँ रख दिया। अब 8 को चेक किया कि 16 से छोटा है, हाँ। तो 16 को इधर डाल दिया। फिर चेक करा क्या 8, भाई देखो इस पे तो ये कॉपी हो चुका है, तो क्या ये i माइनस करेंगे, क्या ये जो 15 है ये छोटा 8 से, हाँ। तो 15 को इधर कॉपी करना है, तो राइट हैंड साइड पे कॉपी कर दिया। फिर आपने चेक करा क्या 8 6 से छोटा है, नहीं। तो उससे आगे वाली जगह पे आपने 8 पुट कर दिया, यानी कि इतना पोर्शन आपका शॉर्ट हो चुका है। अनशॉर्टेड का क्या है 5, तो 5 क्या छोटा है 16 से, हाँ। तो 16 को इधर की साइड कॉपी कर दिया, 16 यहाँ भी है यहाँ भी है। अब आपने चेक करा कि 5 15 से छोटा है, देखो 16 को तो चेक कर लिया, तो 15 को इधर डाल दिया, यहाँ अपने आप एज इट इज था, इधर कॉपी कर दिया। अब क्या 5 8 से भी छोटा है, हाँ। तो इसको इधर कॉपी कर दिया। फिर आपने चेक करा कि 5 6 से छोटा है, हाँ। तो 6 को इधर कॉपी कर दिया। अब ये डायरेक्टली आपको एक शॉर्ट लिस्ट मिल गई। ठीक है, बहुत इजी है ये वाले क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो प्रोग्राम में कुछ खास नहीं है। देखो प्रोग्राम एट द एंड आपको थोड़ा सा क्रैम्प करने होते हैं सेमेस्टर में,
लिखने के लिए, मतलब एज इट इज नहीं करते, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो समझना जरूरी है, लेकिन थोड़ा बहुत करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो ये आपको बहुत इजी रहेगा। बस इतना ही याद रखना है, शॉर्टेड और अनशॉर्टेड और राइट शिफ्ट, ठीक है। अब ये इसका प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या किया गया, आपने एक एरे लिया है, एक n लिया है, i लिया है, k लिया है, ठीक है। आपने क्या करा है, n में इनपुट करा है कितने एलिमेंट आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या करा, आपने एक मैसेज प्रिंट किया, एंटर द एलिमेंट इन एन एरे, i का लूप लगाया जो 0 से लेकर लेस देन n तक जाएगा, i प्लस प्लस। स्कैनफ फंक्शन के थ्रू आपने यूजर से इनपुट करा लिए एरे में एलिमेंट्स। इनपुट कराने के बाद आपने 2 लूप लगाए, k की वैल्यू 1 से, यानी कि देखो आपने जो ये किया था ना, यहाँ पे ये शॉर्टेड अनशॉर्टेड, k इधर की साइड चल रहा है, i इधर की साइड चल रहा है, यानी कि k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो गया। पहले एलिमेंट को आपको किस में डालना है, टेम्प्ट में डालना है, यानी कि जो पहला एलिमेंट था उसे टेम्प्ट में डाल दिया। दूसरा, i की वैल्यू k माइनस 1, यानी कि k की वैल्यू अगर 1 है तो i की वैल्यू 1 माइनस 1 ही होगी, 0 हो गई। और ये चेक करेंगे कि जो टेम्प्ट में वैल्यू पड़ी है वो a ऑफ i से छोटी है, अगर छोटी है और साथ में i की वैल्यू बड़ी है, इक्वल है 0 के, तो i प्लस 1 की वैल्यू i में डाल दो। देखो ये चीज आपने कहाँ की है, यानी कि देखो इस वाले केस में देखो, यानी कि आपने टेम्प्ट में 6 ले रखा था k की वैल्यू, क्या ये इससे छोटा है, हाँ, तो इधर की साइड आप जो शिफ्टिंग कर रहे थे वही मतलब है, i प्लस 1 में i की वैल्यू डालो, यानी कि 16 यहाँ आ जाता था। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती थी, आप इसको चेक करा, फिर इसको इधर ले आए, फिर जब ये लास्ट में इधर पहुंच गया, i माइनस माइनस करते करते i की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, छोटी हो गई, तो उस टाइम पे लास्ट में हम 6 डालते थे। ये वही चीज है, i प्लस 1 में टेम्प्ट डाल दो। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी कि i जो है लेस देन k, i की वैल्यू जो है a ऑफ i छोटा है टेम्प्ट से और i की वैल्यू बड़ी है 0 से, जब तक ये काम करते रहो और बार बार i माइनस करते रहो। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो जो टेम्प्ट में वैल्यू पड़ी है वो i प्लस 1 में कर दो, यानी कि जब तक, जैसे सपोज टेम्प्ट 5 है, क्या 5 जो है 6 से छोटा है, हाँ, इसको इधर डाल दो। क्या ये इससे छोटा है, इसको इधर डाल दो। ये इससे छोटा है, ये इसको इधर डाल दो। जब तक ये छोटा है, जब तक तो इधर शिफ्ट करते रहो, यानी कि a ऑफ i प्लस 1 में a ऑफ i डालते रहो। लेकिन जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो 5 को कहाँ डाल दिया था, लास्ट में। ठीक है, ये चीज समझ आई। यही आपको जो आपने करा है, यही आपका कोड है। और जब आपका ये पूरा काम हो जाएगा तो एट द एंड आपकी जो एरे है वो क्या हो जाएगी, शॉर्टेड हो जाएगी। और शॉर्टेड एरे को आप क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ये आपका वो है प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो बबल शॉट, इंसर्शन शॉट और सिलेक्शन शॉट की होती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो मैक्सिमम आ जाता है कई बार। ठीक है, अब आपका जो एक टॉपिक है, ये लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ये भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। जो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं, यानी कि जैसे लोकल वेरिएबल होते हैं, जब मैंने सम फंक्शन सिखाया था, तो यानी कि जो वेरिएबल आपके किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल, और उनका स्कोप क्या होता है, लोकल, यानी कि उनकी एग्जिस्टेंस इस फंक्शन के अंदर अंदर तक ही है, इसके बाहर नहीं है। The variable that are defined within the body of a function or block or local to the function or block only are का local variable। जो किसी function के अंदर, किसी block के अंदर, किसी के अंदर डिफाइंड होते हैं उन्हें हम local variable कहते हैं, और उनका जो scope होता है वो क्या होता है, local होता है। जबकि सेम टाइम पे ग्लोबल स्कोप क्या होता है, जो वेरिएबल जो डिफाइंड होते हैं किसी भी फंक्शन के बाहर, यानी कि सपोज आपने 2 फंक्शन ले रखे, void main, void swap, और ये वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं है, ये बाहर है,
तो इसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है, यानी कि इसको ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है, किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं होते, उनको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, उसी को ग्लोबल स्कोप कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है।